नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी पहुंचने वाले हैं अपने समय पर। आज बहुत सारी खबरें कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, गांधी परिवार के लिए 1000 करोड़ रुपए जमा कर दूंगा, यह कहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। बड़ी बात है, बड़ी खबर, बड़े लोग, बड़ी बातें, ये बात आपको बताएंगे। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं राहुल गांधी के पास बहुत काम है, राहुल गांधी अब जो है इंडिया गठबंधन की अगुवाई बंद करें और अपने काम को देखें। और ममता दीदी हैं, स्टालिन हैं, अखिलेश हैं, तेजस्वी हैं, बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी पार्टियों वाले, इनको ये काम देना चाहिए तो इंडिया गठबंधन खड़ा हो जाएगा। इनकी इस बात पर कांग्रेस पार्टी ने कहा ना ये लोग नहीं लड़ सकते मोदी से, लड़ केवल राहुल गांधी ही सकते हैं, तो नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की जो कल की स्पीच मेरठ में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ऑपोजिशन पर नहीं हमला बोलता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर के कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कहा इन्होंने नंगे होकर प्रदर्शन किया तो वो नंगा शब्द पकड़ लिया ऑपोजिशन ने। उन्होंने कहा इन्होंने जग हसाई कराई तो उस पर भी रिएक्शन आया है, वो बात भी। और अखिलेश यादव ने कहा है खुला ऑफर, विदेश गए हुए मुख्यमंत्री जापान सिंगापुर की यात्रा पे योगी आदित्यनाथ, 1 हफ्ते का ऑफर, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। और उन्होंने कहा दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम तो खुला ऑफर दे रहे हैं। इन सारी खबरों की बात करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी के बयान से, मैंने ये बयान सुना तो फिर क्रॉस चेक किया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई चीफ मिनिस्टर। क्रॉस चेक किया, 1 जगह 2 जगह 4 जगह सब जगह, फिर इस पर बीजेपी ने रिएक्शन देना शुरू किया, अब तो लगा खबर पक्की है, इसलिए इतनी सब पड़ताल करने के बाद ही आपको ये खबर सुना रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने स्टेटमेंट यह दिया है कि कांग्रेस के लिए नहीं, गांधी परिवार के लिए हम 1000 करोड़ रुपया भी अगर जरूरत पड़ी तो हम आपस में कार्यकर्ता लोग जुटा करके दे देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया है और अगर गांधी परिवार को पैसों की जरूरत है तो तेलंगाना कांग्रेस 1000 करोड़ रुपए जुटा करके दे देगी। अब इसमें 2-3 बातें नोट करने वाली। जैसा पहली बात अंडरलाइन, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को जरूरत हो तो नहीं, गांधी परिवार को अगर जरूरत हो तो हम पैसा जुटा के दे देंगे। कितना पैसा? 1000 करोड़ रुपए। अब तीन पीढ़ियों ने शहादत दी, ठीक है। मेरे को जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये कि गांधी परिवार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत क्यों पड़ेगी? रेवंत रेड्डी के दिमाग में यह फिगर क्यों आया कि अगर परिवार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत हो तो हम दे देंगे? ऐसी क्या जरूरत है गांधी परिवार की? एक बार मैंने यहां मासूमियत ने पूछ लिया था राहुल गांधी की टिकटें कौन कराता है, तो लोग हंस दिए थे मेरे पे सारे लोग विदेश जाने के। चलिए वो उस खर्चे को भी जोड़ लीजिए, सारे खर्चे, साल भर के खर्चे जोड़ लीजिए आप गांधी परिवार के। गांधी परिवार में 4 सदस्य हैं। प्रियंका गांधी का नाम पहले ले रहा हूं और उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा तो खुद बड़े व्यवसायी हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, MP हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। सोनिया गांधी MP हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। फिर भी आप सारे खर्चे जोड़ लीजिए, 1000 करोड़ गांधी परिवार को दे देंगे जरूरत पड़ेगी तो क्यों पड़ेगी जरूरत? आप बयान सुन लीजिए पहले, फिर बात करते हैं इस पर। మనమందరం గాంధీ కుటుంబానికి ఒకవేళ ఆర్థిక అవసరాలు ఉన్నాయి అని అంటే తలా ఓ చెయ్యి వేస్తే తెలంగాణ నుంచి 1000 కోట్లు పోగు చేసి ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉన్నది। ये हमारे कार्यकर्ता की ताकत है कि हम इतना पैसा भी जुटा के दे सकते हैं। अच्छा, फिर जब इस पर आलोचना शुरू हुई तो मैंने देखा कि फिर कुछ लोगों ने समर्थन में लिखा, अरे भाई वो ये नहीं कह रहे हैं कि तेलंगाना सरकार दे देगी, वो कह रहे हैं तेलंगाना कांग्रेस दे देगी, अपने पैसे देंगे, सरकार के पैसे नहीं देंगे तो कोई। क्योंकि BRS वगैरह ने ये कहना शुरू किया ना कि ATM बना दिया है। बीजेपी ने बोला कि इन्होंने तेलंगाना को नया ATM बना दिया, पहले कर्नाटका को ATM कहते थे, तो लोग इनके समर्थन में बोलने लगे नहीं अरे वो सरकारी पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम वर्कर लोग पैसा इकट्ठा करके दे देंगे। भाई वर्कर भी बड़े सशक्त हैं, फिर 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। तो बीजेपी का रिएक्शन लेकिन मैं आपको सुनाता हूं ताकि कहानी पूरी हो जाए। तेलंगाना सरकार अब ATM बना चुकी है तेलंगाना को, और रेवंत रेड्डी जी और कांग्रेस के लोग सरकार के माध्यम से तेलंगाना का पैसा लूट कर दिल्ली में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब जनता को लूटो और परिवार की जेब भरो, ये मॉडल है। जनता का माल परिवार की जेब में डाल। नेशनल हेराल्ड में भी यही किया और कर्नाटका सरकार भी इसी प्रकार से काम कर रही है। तो ये मॉडल बन चुका है, लूट द पब्लिक एंड फिल द कॉफर्स ऑफ द परिवार। ये है तेलंगाना कांग्रेस का नया मॉडल, जो कि कर्नाटका में भी काम कर रहा है। अब फ्लोर ओपन है हमारे सारे मेहमानों के लिए। मैं तो थोड़ा सा स्तब्ध था ये बयान देख करके। भाई विजय जी, आपने रिपोर्टिंग की सर सबसे ज्यादा। अब गांधी परिवार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है क्या कभी?
मुझे वो नहीं पता, लेकिन ये सवाल मूल प्रश्न नहीं है। आप मूल प्रश्न पर जाइए। ये 1,000 करोड़ की तो मुझे पता ही नहीं कितना होता है 1,000 करोड़, उसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है, क्या पड़ती है। लेकिन ये प्रश्न है पॉलिटिकल, जिसको आपने तब नहीं माना, अब मान लीजिए जब नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। अब इसकी पॉलिटिकल लाइन समझिए ना कि भाई उस दिन तो आपने नहीं माना था कि पंजाब में नवजोत ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस में 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, या देना है, क्या बोला था एग्जैक्ट मुझे नहीं चीफ मिनिस्टर वही बनता है जो 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देता है, सूटकेस ये देता कहा था नवजोत कौर तो सिद्धू। रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा नहीं 1,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं। इसकी पॉलिटिकल लाइन तो मेरे को, मैं तो पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा हूं। अब राहुल गांधी को क्या 1,000 करोड़ चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं क्या उन्होंने मांगे कि नहीं मांगे, क्या जरूरत है नहीं जरूरत है, ये तो मतलब गैर जरूरी सवाल है। ये सवाल है कि क्या रेवंत रेड्डी को, बिल्कुल हार्ड पॉलिटिकल सवाल कह रहा हूं मैं, कि क्या रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए 1,000 करोड़ रुपए देना है। अच्छा, मैं अगर आपकी बात को सच मैं इससे कुछ और नहीं मानता। अरे ठीक है, आपने तो बड़ी सख्त लाइन ले ली। हाँ। लेकिन फिर तो बड़ी ईमानदार है रेवंत रेड्डी की, खुले में बोल रहे हैं ये बात। ईमानदार बेईमान अलग, फिर वही आप जो मूल सवाल है उसके अलावा आप सारे सवाल करना चाहते हैं। इस सवाल से आप क्यों बचना चाहते हैं, ये मैं नहीं बचना चाह रहा, मुझे नहीं पता सर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितने ये तो पैसे लगते हैं। साफ है, कोई सरकार की तरफ से तो पैसा नहीं दे रहे, पार्टी दे रही है, ये कहां से आएगा ये अलग इशू होगा। लेकिन पहला इशू है कि क्या उनको चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए 1,000 करोड़ रुपए देना है। गांधी परिवार का मतलब कोई गांधी परिवार कोई क्राइसिस में चल रहा है क्या, आप ऐसे ही बात कर अरे मैं कह रहा हूं सर, क्राइसिस में भी चल रहा हो तो क्राइसिस कितने करोड़ में सही होता है, क्या क्राइसिस होते हैं? ये तो हमें पता ही नहीं ना 1,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं, हम तो 1 करोड़ को बहुत ज्यादा समझते हैं सर। और ये है, मैं मानता हूं कि जैसे आपने कहा कि तनख्वाह मिलती है, तो तनख्वाह से मेरा भी गुजारा कभी नहीं चला जीवन असल में। बात सबको ही अपनी ऐसा है समझिए कि सबको अपनी 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 हैसियत से बात करता है। इनकी हैसियत ही बेचारे की छोटी है, हाँ, हमारी हैसियत ही छोटी है। इसमें तो कोई बात हम और आप जो है कितनी बात करेंगे, बहुत ज्यादा बात करेंगे तो लाख रुपए की बात करेंगे, बहुत ज्यादा 10 लाख की बात करेंगे। विजय जी को मैं छोड़ देता हूं और बगल में इनका भी छोड़ देता हूं, समीर जी को भी छोड़ देता हूं। नहीं, लेकिन हम गुरु और अब थोड़ा इसको सीरियसली बात कर रहा हूं। नहीं सीरियसली हम बात, आप मेरी बात को बहुत भारत का एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए, गांधी परिवार के लिए 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दे सकता हूं। इसका क्या मतलब है भाई, समझाओ ना कोई। क्या हमारी राजनीति क्या है, हमारे देश की राजनीति में क्या चल रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्यों कहना पड़ रहा है रेवंत रेड्डी को ये? रेवंत रेड्डी के सर पे कोई खतरा है क्या? बिल्कुल। रेवंत रेड्डी की चीफ मिनिस्ट्री जा रही है क्या, जो उनको ये बयान देना पड़ रहा है? और ये बयान देना पड़ के वो चीफ मिनिस्ट्री अपनी बचा रहे हैं या गांधी परिवार को मुसीबत में डाल रहे हैं? सवाल किस पे है? देखिए, सवाल तो कांग्रेस गांधी परिवार पे है ना। देखिए, जो आपके चीफ मिनिस्टर कह रहा है आपको 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। देखो, जो विजय जी ने कहा है बात बहुत मौलिक प्रश्न वही है, क्या कहीं गांधी परिवार की तरफ से, किसी भी सदस्य की तरफ से या गांधी परिवार के किसी भी क्लोज व्यक्ति की तरफ से उन पर दबाव डाला? सामान्यतः यही होता है, कांग्रेस पार्टी के अंदर हाई कमांड जो होती है वो हमेशा जो है वो ताश के पत्ते की तरह जो है इक्का बदलते रहती है। और इक्का बदलने के पीछे वही कारण है कि आपका सबसे लॉयल, वो तो लॉयलिटी दिखाने से आगे की बात है। क्या इस प्रकार का डिमांड रखा गया कि आप 1,000 करोड़ रुपए जो है वो हमको मुहैया कराइए या हमको ला करके दीजिए, और ऐसी स्थिति में यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते हैं? क्या इस प्रकार का संदेश पहुंचा? और इस प्रकार के संदेश पहुंचने के बाद क्या रेवंत रेड्डी ने रिएक्ट किया कि क्यों नहीं इस राज को पब्लिकली खोल दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में उन पर दबाव नहीं बना रह सके? मालूम नहीं सर, लेकिन ये एक व्याख्या की चीज है जो विजय जी ने कहा, मैं उसी को बड़ी अनयूजुअल चीज है, बहुत अनयूजुअल बयान है। मतलब मुझे कोई सानी नहीं मिल रहा है इस किस्म के कोई बयान का। बिल्कुल। क्या वजह है भाई इस स्टेटमेंट के पीछे त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग बेवजह जो है सब के सब लोग मासूम बन गए हैं। ऐसे कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ हम गिन नहीं पाएंगे विजय जी। गुरु जी हमारे कह रहे हैं कि अरे 1,000 करोड़ तो इतना होता है, अपनी हैसियत से बोलता है क्या भाई आदमी? अरे भाई दूसरे की हैसियत के लिहाज से बात करता है। और 1,000 करोड़ सिर्फ आप लोग करें 1,000 करोड़, मैं तो कर रहा हूं सिर्फ 1,000 करोड़। तो बी सीरियस प्लीज। नहीं, मैं सीरियस हो रहा हूं। डीके शिव कुमार बेचारे कब से आके बता रहे हैं, उनकी तो निजी संपत्ति कितना 1,500 करोड़ है, कई बार आके कह चुके हैं। आप इसको समझिए। एक एंगल इसमें दुरुस्त है कि हो सकता है कुछ और नेता रेवंत रेड्डी को सत्ता से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी इसमें मुझे सीरियस नहीं लगता। आप लोग रिश्वत ऑफर कर देंगे क्या? अरे रिश्वत क्या है भाई, पार्टी ऐसे ही चलती है। किचन जब तक अशोक गहलोत थे क्यों वो ताकत में थे भाई? किचन जो चलाता है वही तो काम करेगा। आपने ऐसा कभी बयान सुना है कोई?
नहीं, ऐसे बयान कोई इस तरह से भले न दे, लेकिन ये तो बड़ा स्वाभाविक है, जहां सत्ता रहेगी वहीं से तो आएगा। और जब कर्नाटक और तेलंगाना दोनों गया, यानी बेंगलुरु और हैदराबाद, तो लगा कि दो कांग्रेस के पास ऐसे बड़े धन के जो स्रोत आ गए, एटीएम आ गए, कि कोई दिक्कत नहीं। और आपको क्या लगता है, इतनी लंबी लंबी यात्राएं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम पार्टियों के चलते हैं, तो यूं ही चलते रहते हैं? मतलब ठीक है, सीरियस नोट पे वो ठीक है कि क्या रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक तौर पर ये रिश्वत जैसी चीज कही, ये हो सकता है, लेकिन पार्टियों का जिस तरह का खर्च होता है उसमें 1000 करोड़ रुपए क्या है भाई? ये इतनी लंबी यात्रा राहुल जी की निकली थी तो कैसे चली होगी? गांधी क्या ऐसे वो कुर्ता फाड़ के ऐसे दिखा दे तो हम मान लें? गांधी परिवार की जरूरतें इतनी बड़ी हैं? नहीं, गांधी परिवार की जरूरतें तो देखिए, मतलब वो तो बड़ा परिवार है, फिर वही बात, अब हमको अपनी हैसियत देखनी पड़ जाएगी। हम कहां से बोलें भाई? हम लोगों का तो क्या है कि मतलब समझिए ना आप, सौरभ थोड़ा सा आप धर्म संकट में डाल। इनकी भी हैसियत वही है। मूल मुद्दा दो है, मूल मुद्दा दो है। 1000 करोड़ एक होता क्या है कि पार्टी चलाने के लिए इतने पैसे चाहिए होते हैं। पार्टी नहीं, गांधी फैमिली बोला। गांधी फैमिली, बिल्कुल गांधी फैमिली। तो गांधी फैमिली और तो पार्टी गांधी का आज फैमिली आप ही अलग-अलग पार्टी कर है रहे ना। हैं। रोज तो आप कहते हैं एक अरे ही। साहब, आप कह अच्छा, सकते थे, खाली- एक सेकंड, अगर रेवंत रेड्डी का बयान ये होता कि जरूरत पड़ेगी तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए चंदे से 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दूं, क्या इसका मतलब क्या इस पर मैं और आप बात कर रहे होते? नहीं डिस्कशन करते तो कमजोर नेता साबित होते ना वो। तो इसका मतलब चंदे ये हुआ से- कि अरे, क्या पॉलिटिकल, एक लाइन में बोलना चाहिए, क्या रेवंत रेड्डी की कुर्सी पर कोई तलवार लटकी हुई है? ये भी इसके मायने लगते हैं मुझे तो। नहीं, यही मूल सवाल है, प्रश्न यही है। कांग्रेस के इतिहास में ये हमेशा रहा है, जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की 4 संभाला, तब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी को दिल्ली में बधाई देने आते हैं, फिर भोपाल आके भोपाल राजभोग एयरपोर्ट पे कहते हैं कि सोनिया जी अब कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई है, कांग्रेस की कमाने। अब अगर सोनिया गांधी जी कहेगी तो मध्य प्रदेश से मैं 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सोनिया गांधी को भेज सकता हूँ। उसके बाद विलासराव देशमुख जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं 2003-2004 में, तो विलासराव देशमुख का बयान आता है कि भाई मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं, और सोनिया गांधी जब कहेगी गांधी परिवार के लिए मैं यहाँ से उद्योगपतियों से पैसा इकट्ठा करके भेजूंगा। जब मुरली देवड़ा बैठक करते हैं कांग्रेस की मुंबई में, सोनिया गांधी को बुलाते हैं, तो मुंबई के जो बड़े उद्योगपति है 8 से 10 मुरली देवड़ा के घर ब्रेकफास्ट में आते हैं, वहाँ सोनिया गांधी जाती है। उस ब्रेकफास्ट में मुरली देवड़ा कहते हैं कि मैडम आप जितना कहेंगी उतना पैसा आपके लिए मैं यहाँ से इन उद्योगपति से इकट्ठा करके भेज दूंगा। और सब उद्योगपति जितने बड़े थे वो कहते कि हाँ हम आपको पूरा सहयोग करने के तैयार है। तो वह कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं हुआ था, वहां पर हमेशा सोनिया गांधी और गांधी परिवार का जिक्र हुआ था। इसका मतलब है कि गांधी परिवार और सोनिया अलग अलग नहीं है, सोनिया और गांधी एक ही है। कांग्रेस और गांधी परिवार अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। मतलब आप अगर गांधी परिवार की मदद कर रहे हो, गांधी परिवार को दे रहे हो, तो आप कांग्रेस को दे रहे हो। पार्टी अलग नहीं है, संगठन अलग नहीं है, संगठन और मेरा प्रॉब्लम एक ही व्यक्ति के हाथ में। इस बयान से गांधी परिवार कंफर्टेबल है क्या? क्या नहीं होगा। क्या गांधी फैमिली बहुत खुश होगा सर, कंफर्टेबल है? हाँ, बहुत खुश होगा। वो कहेंगे देखिए कितने समर्पित है हमारे मुख्यमंत्री कि हमारे लिए 1000 करोड़ इकट्ठा करने को तैयार गांधी फैमिली को बहुत असहज होना चाहिए। राहुल गांधी कम से कम मैं जितना समझ पाया हूं उनको, उसमें वो अभी तो राहुल गांधी के ऊपर इतने सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के ही नेता। मणिशंकर अय्यर चुप कहां हुए हैं? अभी मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था, ये पावन खेड़ा, ये केसी वेणुगोपाल, इनको लगाए रखो अपने साथ, यहीं रहेगी कांग्रेस जहां है। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा आई एम नॉट अ राहुलियन। अब उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप को एक तरीके से वो बिल्कुल ही नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की कमान छोड़ देनी चाहिए। पहले तो वो मानते हैं कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, अभी तक ऐसा उनको लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये काम राहुल जी आप ना कीजिए। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की कमान छोड़ देनी चाहिए। ममता बनर्जी हैं, स्टालिन है, अखिलेश यादव है, वो तो तेजस्वी यादव तक चले गए कि ये छोटी पार्टियों के नेता हैं, इनको ये काम करने दीजिए। आप अपना फोकस कांग्रेस पार्टी पर रखिए, गठबंधन इनको चलाने दीजिए और ये नेता गठबंधन को समय दे पाएंगे। आपके पास समय नहीं है। मैं भी फिर दोबारा सोच में पड़ा, मैं राहुल जी के पास समय क्यों नहीं है? राहुल गांधी के पास और क्या काम है पॉलिटिक्स के अलावा जो उनके पास समय नहीं होगा? ऐसा मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि उनको समय मिलेगा फिर कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा। और वो ऐसा कौन सा काम गठबंधन का करते हैं? कौन से नेता के साथ जो है, मतलब नेताओं के साथ नेटवर्किंग, नेताओं के साथ मिलना बैठना, क्या ये राहुल गांधी का कोर जॉब है? मुझे तो नहीं लगता, और मुझे ये लगता भी नहीं कि राहुल गांधी ने कभी ये किया है। लोग बताते ही नहीं है। तो फिर मणिशंकर जी को ये चिंता क्यों हो रही है? फिर उन्होंने कहा, ममता बनर्जी पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। अब उन्होंने यहां फिर अपनी पार्टी को मुसीबत में डाला। ममता बनर्जी गठबंधन नहीं करती कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि ममता दीदी के बिना ये इंडिया गठबंधन का INDIA सब कुछ, इसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी इज मस्ट इंडिया गठबंधन के लिए। सुनिए। मुझको लगता है
कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है और साथ साथ और 2-4 लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले तो उनके पास ज़्यादा टाइम रहेगा चलाने के लिए। कि हम इतने नाकाम रहे कि बजाय ममता दी को हमारा अपना आदमी बनाने का, हमने उनको एक तरफ छोड़ दिया। नतीजा ये कि कांग्रेस खत्म है। वो कह रहे हैं कि इनको ये काम दो, राहुल जी ना प्रयास करें इंडिया गठबंधन के पद पर बने रहने का। राहुल जी इंडिया गठबंधन चलाते हैं क्या त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो ये कि मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर जी को अब सचमुच गंभीरता से लेना ये थोड़ा मतलब हास्य हो जाएगा। जो आदमी ये कह रहा है कि ममता जी को, स्टालिन को, अखिलेश को, तेजस्वी को, अरे भाई जरा सी भी अगर समझ होती या सेंस में अपने वो बयान दे रहे होते तो वो ये कहते हैं कि ठीक है राहुल गांधी असफल हैं, कांग्रेस के ही किसी और व्यक्ति को आप कमान दीजिए। बहुत उनको लगता है कि ठीक है भाई राजीवियन है, इंदिरा नेहरूवियन है, सब हैं, तो कहते प्रियंका को दे दीजिए। लेकिन ये कहना कि किसी और पार्टी को दे दीजिए तो फिर तो ये पार्टी का नहीं, ये कांग्रेस का नहीं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर जब वो सवाल खड़ा करते हैं तो उसमें कुछ वजन दिखता है, लेकिन जैसे वो कहने लगते हैं ममता जी को दे दीजिए, अखिलेश जी को दे दीजिए, अरे उन लोगों ने कौन सा कमाल कर दिया? ममता बनर्जी एक राज्य में सत्ता में गई थी, गोवा में लड़ने, क्या हाल हुआ? नॉर्थ ईस्ट में लड़ने गई थी, क्या हाल हुआ? या किसी भी जगह अखिलेश यादव अपने से निकलकर दूसरी जगह जा पाए क्या? कहने का ये भी तो मतलब हो सकता है कि राहुल जी से नहीं होगा ये काम कोई और राहुल करेगा। नहीं, ये फिर वही बात हुई, हमसे नहीं होगा तो कोई और नकारा खोज लाएं। पैन इंडिया पॉलिटिक्स के लिहाज से राहुल जी के सामने ये लोग कोई बहुत योग्य लोग नहीं है। राहुल गांधी 99 सांसद के साथ खड़े हैं ना। आप देखिए, मैं कह रहा हूं थोड़ा जी वो केसी वेणुगोपाल को राउडी बोल चुके हैं। खड़गे साहब को कुछ वो मानते तो आज उनकी हालत नहीं होती, या खड़गे साहब अगर उनको कुछ मानते तो। राहुल जी को कुछ बोल रहे हैं या किसी कुछ बोल रहे हैं, ये तो मणिशंकर जी, ये तो किसी को भी बोल सकते हैं। सारी जिंदगी ऐशो आराम में रहे, जीवन के सारे सुख सुविधा भोग चुके हैं, इस वक्त बोलने के अलावा और करना क्या है? गंभीरता तब होती है जब वो कहते हैं राहुल गांधी असफल है, इसका ये विकल्प हो सकता है। लेकिन जब वो कहते हैं फलाना पार्टी धमाका पार्टी, तो क्या खोज रहे हो? कुछ शिकार पे निकले हो, कुछ निशाने पे है। अरे वैसे इनके बयान पे कांग्रेस ने रिएक्शन दिया। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी में आजकल बड़े हाई प्रोफाइल आदमी हैं, खासतौर पर प्रियंका जी के कैंप में है, विश्वस्त हैं, तो उनका वजन जो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि उसको आप इग्नोर कर दें। इमरान मसूद ने साफ कहा राहुल गांधी ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी का जवाब मजबूती से इस देश में केवल राहुल गांधी दे रहा है और इनसे बाकी लोग कमजोर पड़ जाते हैं, ये भी कहा उन्होंने साथ में। राहुल गांधी के अलावा कोई मुझे नजर नहीं आता जो मजबूती से इनका मुकाबला कर सके। कहीं ना कहीं जाकर के कमजोर पड़ते हैं, इसलिए राहुल गांधी ही हैं जो इनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। जब ये जो हाँ जिन्होंने बयान दिया, ये प्रियंका जी से के घर पे एक पॉलिटिकल मीटिंग करके ही निकल रहे थे, ऐसा उन्होंने खुद ही बताया था अपने बयान में। वो कह रहे ना राहुल गांधी के अलावा कोई और नहीं है देश में जो मोदी से टक्कर ले सके। देखिए, मोदी से टक्कर लेने की राहुल गांधी की अभी ताकत तो नहीं है, लेकिन यह बात सही कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 99 सांसद है, 3 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। ममता बनर्जी के लिए कह रहे हैं, ममता बनर्जी के पास 28 लोकसभा सांसद और 12 राज्यसभा के सांसद है। अखिलेश यादव के पास 33 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सांसद है। अगर देखेंगे आप तो अभी से ममता बनर्जी सत्ता में है लगातार 11 साल से, 14 साल से। ये चुनाव ममता बनर्जी हारने जा रही है। अखिलेश यादव 2027 में चुनाव हारेंगे, तो क्या अखिलेश यादव 27 में चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव की हैसियत रहेगी कि वो ये कह सके कि मैं इंडिया गठबंधन घटना कर रहा हूं? क्या? लेकिन ममता बनर्जी तो अभी चुनाव हारने जा रही है। आप दोनों बातें सर, ये अभी ये बंगाल का चुनाव और यूपी का इलेक्शन तय करेगा। नहीं, तो अभी जो स्थिति बन रही है तो या तो ममता बनर्जी चुनाव जीत जाए और फिर ममता बनर्जी कह दे कि भाई मैं लगातार 4 बार से मुख्यमंत्री हूं, अब मैं बंगाल जीत कर आ रही हूं, मैं नेता नहीं बोलता सर, नेता के नीचे के लोग बोलते हैं, बोल रहे हैं खुल
बोलते हैं, अखिलेश के नीचे के लोग बोल रहे हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस सबसे बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष अभी लड़ सकता है। टीएमसी की भी इतनी स्थिति नहीं है। चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी दावा कर सकती है। अब आप मानते हैं कि अभी मतलब मोदी के सामने पिच करने के लिए तो केवल राहुल गांधी अभी वही हैं। राहुल गांधी अभी हैं कहां, ये तो बता दें। एक मिनट, अगला लिंक जो आपका है, एक मिनट। राहुल गांधी कल जो है एक म्यूजिक फेस्टिवल में गए हुए थे, वो तस्वीर दिखा देते हैं आपको एक बार जल्दी से हम। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी जो कह रही है, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हो, राहुल जी म्यूजिकल फेस्टिवल में थे। राहुल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले वो नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। नो हार्म, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। राहुल गांधी दिल्ली में थे, म्यूजिक फेस्ट का नौते आया, अच्छी बात, कोई बात नहीं। बस एक तस्वीर अच्छी थी तो मैंने आपको दिखाई। लेकिन ऑपोजिशन की जहां तक सवाल है, कल हम लोग बहुत बात नहीं कर पाए थे प्रोग्राम में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद। प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन पर क्या कहा, उन्होंने मीडिया को थोड़ा सा रगड़ा, बोले आप लोग ऑपोजिशन और कांग्रेस को मिक्स मत कीजिए, कांग्रेस अलग है, बाकी ऑपोजिशन पार्टियां अलग है। ये डीएमके ने, टीएमसी ने, बसपा ने, इन्होंने पाप नहीं किया, पाप कांग्रेस ने किया। वो एआई समिट में कांग्रेस के धरने पर बोल रहे थे। तो प्रधानमंत्री भी एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी ऑपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस पार्टी के बीच में, वो भी सुन लेते हैं। ये जनरल विपक्ष का दोस्त है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। सर, ये कुछ कोशिश कामयाब होगी क्या कांग्रेस और बाकी पार्टियों को दूर करने की जो प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री? सबसे पहले तो आपने राहुल गांधी के म्यूजिक फेस्टिवल में उनके कदमों को आप हिलते हुए नहीं देखे, और कदमों और जो गर्दन दोनों के बीच में जो रिदम था और गाना कैसा था तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पर बच्चे फेस्टिवल में बच्चे सुनिए तो सही से, जो प्रधानमंत्री पर तंज करते हैं, जरा सा अपनी ओर एक बार आईना निकाल करके देख लेते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ही स्पष्ट कहा, कल बहुत ही प्रधानमंत्री क्रोध आवेश में दिख रहे थे, और ये स्वाभाविक भी है। जो कांग्रेस पार्टी ने किया है कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, बिल्कुल वो सही डिवीजन कर रहे थे कि सारे विपक्ष में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का भी कल वक्तव्य आया था, और कल टेलीविजन चैनल पर समाजवादी पार्टी के नेता लोग भी जो प्रवक्ता आए हुए थे, उन्होंने अपने नहीं, समाजवादी पार्टी ने का जिक्र नहीं किया था। सभी लोगों ने, हालांकि समाजवादी पार्टी का जिक्र पीएम ने नहीं किया, बीएसपी का किया, क्योंकि बाद में वो यूपी में थे तो बाद में बोलना था ना उनके। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में अभी आने वाले दिनों में चुनाव होगा, लेकिन जरा इसके चीज को समझिए कि प्रधानमंत्री विपक्ष और कांग्रेस दोनों के बीच में अंतर कर रहे चाहते हैं। एनार्किक स्थिति इस देश में लाने वाला कौन, वो बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी और उनका नेतृत्व जो है सिरफिरे नेता, सिरफिरे नेता। बिल्कुल, हम तो कल भी कह रहे थे कि भाई कई बार अटेंशन सीकर क्या करता है, आईटीओ के पास आप देखिएगा अपना कपड़ा फाड़ करके बड़बड़ाता शुरू कर देता है, और हम लोग जाते हैं कौन ध्यान देता है उस पर, नहीं ध्यान देता है। तो लेकिन वो कपड़ा फाड़ करके लोग उसकी तरफ एक बार आंख तो शीशा खोल करके देखते ही हैं। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, वो फॉरेन विजिट पर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, मनाने के लिए गए हुए हैं। सिंगापुर और जापान के दौरे पर वो हैं, इस वक्त सिंगापुर में हैं वो, और आज वो टेमासेक के चेयरमैन टी.ओ. ची यान और उनकी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग करने वाले हैं। कुछ तस्वीरें आई थी वहां से। मुलाकात के दौरान यूपी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं पर बात होगी। योगी जी निकले विदेश निवेश के लिए, दूसरी तरफ उनके जाते ही अखिलेश यादव ने इसमें मौके पे चौका लगाने का सोचा। हालांकि गंभीर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो बात कही वो बात करने लायक है। अखिलेश जी ने कहा कि योगी जी गए हुए हैं बाहर विदेश, तो चलिए हमारा 1 हफ्ते के लिए ऑफर है, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। बीजेपी के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। ये 1 हफ्ते के लिए ऑफर वैलिड है।
ठीक। अब फिर उन्होंने कहा कि बनना तो दोनों लोग चाहते हैं, वो डिप्टी सीएम की नाम लेके बोले कि बनना तो दोनों चाहते हैं सीएम, बन नहीं पाएंगे जब तक योगी जी हैं। तो योगी जी अभी विदेश में हैं, मैं दोनों को ऑफर दे रहा हूं, 100 विधायक जिनके पास हों वो ले आइए, हमारे साथ आ जाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। हम लोग ऑफर देते हैं, वो फिर रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले ले आए 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। हाँ, 1 हफ्ते के लिए। देखिए बात कही मजाक में गई है, लेकिन गंभीर, लेकिन उन्होंने तो मन की बात कही है कि भाई मन में है बाकी दो लोगों का, मैं नहीं जानता किसके मन में क्या है। लेकिन क्या ऐसा, पहले मैं सीरियस नोट पे पूछना चाहता हूं सर, हमारे यहाँ ऐसा उदाहरण है, सत्ता लेकर तो बहुत लोग इधर से उधर हुए हैं। एक दो उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के तो अलग अलग, कांग्रेस में तो उस समय तक चलता ही रहता था कि जो दिल्ली तय करता था वो बनता था। एक है शंकर सिंह वाघेला गुजरात में, जिन्होंने तोड़ के सरकार बना ली और वो चले गए थे खजुराहो और वहाँ अपने एमएलए को लेकर और सारा काम करके और दूसरों के साथ मिलकर सरकार बना ली, शंकर सिंह वाघेला में। दूसरा उदाहरण जो सक्सेसफुल नहीं हुआ वो है राजस्थान का। उस समय बिल्कुल ऐसी की ऐसी स्थिति थी कि भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर थे और वो गए हुए थे विदेश। अच्छा। और तब वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे या बड़े लीडर थे हरिशंकर भाबड़ा। उन्होंने पूरी कोशिश करी, डेप्यूटी थे, हाँ डेप्यूटी थे ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बाद में स्पीकर भी बने। और उन्होंने सत्ता पलट करने की कोशिश कर ली और बिल्कुल ऐन मौका हो गया, मतलब बदल ही जाती कि भैरव सिंह जी विदेश से वापस लौट आए, बीच में छोड़, मतलब विदेश जाने पर सरकार वल्नरेबल हो जाती है। ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन यहाँ अभी मुझे ऐसा उदाहरण, मतलब ऐसी स्थितियां नहीं लग रही कि इतने वल्नरेबल हो। पहली बात तो 100 विधायक हों किसी के पास, एक कारण और भी 100 विधायक होते तो फिर अखिलेश जी की जरूरत नहीं होती, फिर पार्टी अपने आप ही बना देती उनको। सर घर पे आराम करने ये बात कही आपने, समझे सर। विदेश में भी नहीं, घर में अगर आराम करे मुख्यमंत्री तब भी सत्ता बदल जाती है। उद्धव ठाकरे की बदल गई थी महाराष्ट्र में, घर पे आराम कर रहे थे, एकनाथ शिंदे विधायक लेकर चले गए थे सूरत से वहां पर सरकार बदल दी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अनहोनी बात नहीं कह दिया अखिलेश जी ने, ये तो काम होते रहे। अब यूपी में क्या ऐसी परिस्थितियां हैं बता दें जरा पार्टी। अखिलेश जी अच्छा है कि राजनीति करने के बजाय आनंद ले रहे हैं, तो उनको लेने दीजिए। ये मतलब इसको कहते हैं ना कि आप कई बार ये ऑफर दे चुके हैं केशव जी को, अब आपने ब्रिजेश पाठक को भी उसमें शामिल कर लिया। अच्छा, ये कौन सी छिपी हुई बात है? कोई भी व्यक्ति जो राजनीति करना शुरू करता है, जब तक उसको टिकट भी नहीं मिला होता, सोचता है कि एक दिन मैं कुछ बहुत ऊपर पहुंच जाऊंगा। जहां तक पहुंचता है उससे ऊपर सोचता है। तो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों क्यों नहीं सोच सकते हैं कल को हम मुख्यमंत्री बनेंगे? लेकिन क्या अभी की स्थिति में कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं दिखता। कल हमने मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुना। अखिलेश यादव ये करके जिसको कहे ना कि थोड़ा कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा दिखे कि नहीं हमने कुछ बड़ा एक ऑफर दे दिया, लेकिन अब कोई कहीं पलट के ये ना कह दे कि अच्छा आ जाओ डिप्टी सीएम ही सही, कैबिनेट ही सही, कुछ बना देंगे, खाली घूम रहे हो, ऐसे भी इनको कह देंगे। अरे लीजिए, जब डिप्टी सीएम को आप सीएम का ऑफर दे रहे हो, ये लेकिन जो आपने कोई कह सकता है ना, जो मोदी जी ने कल योगी आदित्यनाथ के लिए कहा, उसके बाद कोई सवाल बचता है क्या? वो बयान अब यहीं चला दीजिए आप, मैंने आगे के लिए रखा हुआ था। मोदी जी ने मेरठ की रैली में कल क्या कहा कि प्रधानमंत्री का बयान है हमारे पास, अच्छा वो भी आता है तो मैं आपको सुनाता हूं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे कि इससे पहले यूपी की पहचान क्या थी, दंगा फसाद फलानी बातें सब, तो वो ठीक है। उन्होंने कहा यूपी के क्राइम पे फिल्में बनती थी अखिलेश जी के राज में, और उन्होंने फिर योगी आदित्यनाथ का नाम लेके कहा कि सपा सरकार में जो गुंडे खुले घूमते थे आज योगी राज में जेल में बंद हैं। देखिए, यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज
यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए मोबाइल फोन बनाने और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ घुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। अब उन्होंने कहा योगी जी का नाम लेकर के, एक वो तस्वीर आई थी शायद 17 का इलेक्शन, 22 के इलेक्शन से पहले कंधे पे हाथ रखे हुए, तो वो मोमेंट क्या फिर आ गया क्या? ये एक बार फिर मतलब ये तो नाम लेके तारीफ है। नहीं देखिए, मोदी जी के सामने नीचे योगी योगी हुआ है। देखिए अखिलेश यादव चाहे जो भी मजाक करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तो उन्होंने भी अच्छे काम किए। लखनऊ में मेट्रो दिया, एक्सप्रेसवे दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चूंकि बुलडोजर के नाम से योगी जी को जाना जाने लगा, लेकिन सिर्फ बुलडोजर ही नहीं है। यदि आप देखेंगे कि 2000 से 2017 तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो आंकड़ा वो बहुत नेग्लिजिबल आपको मिलेगा। और यदि 2017 से 2025 अंत तक यदि आप देखेंगे तो 14,000 करोड़ के आसपास का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो जमीन पर उतरा है, मैं उसमें इक्विटी फ्लो के बात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जमीन पर उतरा है वो लगभग इतने के बारे में ऐसा कहते हैं। तो अंतर तो आया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी ऐसे नहीं थे कि आज अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड गिरोह काम करता था, ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम करता था, वो और वो भी सत्ता के संरक्षण में, बिल्कुल समीर जी ने कहा बात है कि वो चीजें खत्म हो गई। योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, प्रधानमंत्री देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी दोनों के बीच का समन्वय उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक है। यदि बाइनरी में काम होगा तो उत्तर प्रदेश का फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। सर, मैं आपको 2-3 हंगामे की तरह लेकिन मैं खबरें जरा बता देता हूं, और एक यूपी का ही है उसमें से, लखनऊ का मामला। हंगामा वैसा नहीं है, कोई दंगा फसाद वाला नहीं, लेकिन हंगामा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ है यह मामला, क्योंकि थोड़ा विचित्र है इसलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर एक आप बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ी गई है, ह्यूमन चेन बनाई गई है, और फिर नमाज कराई गई। क्यों? सड़क पर इफ्तार पार्टी। क्यों? पूरा विवाद है, एक बिल्डिंग है लाल बारादरी नाम से, कैंपस के अंदर है शायद, और पुलिस प्रशासन ने उसकी बैरिकेडिंग कर दी थी। इससे वहां के छात्र जो थे, अल्पसंख्यक छात्र, वो नाराज थे। तो बहुत बड़ी तादाद में छात्र वहां पहुंचे और उन्होंने बैरिकेडिंग गिराई, और उसके बाद छात्रों का कहना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी बनने से पहले ये बिल्डिंग लाल बरादरी यहां पर है, 200 साल पुरानी बिल्डिंग है, और इसके अंदर मस्जिद है जिसमें मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ते हैं, और अब तो रमजान चल रहा है। यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि निर्माण कार्य चल रहा है बिल्डिंग में, बिल्डिंग अभी फिलहाल जो है वो उसकी हालत दुरुस्त नहीं है, इसीलिए हमने उसको बंद किया था, और इसमें जो रुकावट डाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ छात्रों का हंगामा वगैरह हल्ला वो सब होता रहा, और उस बीच आप देख रहे हैं यूं नमाज हुई। तो फिर इसमें दूसरा जो वर्ग है वो भी इसमें शायद एक्टिव हुआ, हिंदू संगठन जो है, कि भाई ये क्या हो रहा है। तो विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपको बताएंगे पूरा मामला है क्या। विशाल, पूरा जरा एक बार डिटेल में शुरुआत से बता दीजिए। सौरभ, इस समय हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के परिसर में ही मौजूद हैं, और मेरे ठीक पीछे जो बिल्डिंग, जो जर्जर बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दरअसल यही लाल बारादरी है, और इसी को लेकर के ये विवाद है। जो मुस्लिम छात्र हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उनका कहना है कि 200 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, और यहाँ पर वो लगातार इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पर इफ्तार पार्टी भी करते हैं। लेकिन कल जब यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उसने इस बिल्डिंग को सील कर दिया, स्टूडेंट्स को अंदर जाने से मना कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ। जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे, सारे बैरिकेड्स को यहां पर हटा दिए गए, जबरन गिरा दिए गए, जिसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में एहतियातन पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं मेरे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं सौरभ कि ये पूरा जो विवाद है, इसके पीछे की जो सच्चाई है वो क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक वर्मा, मैं तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आप 3 सालों से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जरा बताइए इस लाल बरादरी के बारे में। कब से यहाँ पर नमाज होती थी, कब से यहाँ पर लोग इफ्तार पार्टी करते थे? कल तो बवाल ही हो गया। बवाल होने का बात यह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे छात्र सभा और एनएसवाई के छात्र नेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पे संरक्षण देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे सीनियरों से जाके पूछते हैं तो पिछले तीन चार सालों से केवल यहाँ पे नमाज हो रहा है, और यहाँ पे कुकर्म जैसे कार्य होते रहे हैं, लड़कियों की छेड़छाड़ी, ऐसे बहुत सारे मामले आ भी चुके हैं इससे पहले। आप बताइए कितने सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप? यहाँ हम 2021-22 के हैं। 21-22 से आप पढ़ रहे हैं, 26 चल रहा है।
मस्जिद अंदर है, नमाज अंदर पढ़ी जाती थी, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इजाजत दी थी लोगों को। जैसे राम मंदिर के अंदर बात हुआ करता था कि मस्जिद है, वैसे यहाँ पे बात होती है कि मस्जिद है, लेकिन ये दावा है कि यहाँ मस्जिद नहीं है। हम उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार और सर्वोच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि सर्वे कराए, अगर यहाँ मस्जिद हो तो यहाँ पे मस्जिद वो किया जाए, खोला जाए, नहीं तो इस पर बुलडोजर चला के इस लाल बरादरी को खत्म किया जाए। बिल्डिंग एएसआई के अंतर्गत आती है और कहीं भी किसी भी दस्तावेज में ऐसा उल्लेख नहीं है कि यहाँ पे मस्जिद है। और मस्जिद कितनी भारत में भगवा कलर में या लाल कलर में, अब तो बिल्डिंग बंद हो गई, हम लोग इसके अंदर गए हैं। ठीक है, विशाल देखिए सीधी सी बात है, क्या इस बिल्डिंग में पहले नमाज हुई है या नहीं हुई है, इस पर आपको क्या पता चला है? प्रशासन क्या कह रहा है? चलो वही रिकॉर्ड हो जाएगा भाई। देखिए, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई है, यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि फिलहाल अंदर किसी भी तरीके की मस्जिद जैसी गतिविधियां नहीं होती थी। हाँ, ये जरूर था कि स्टूडेंट जो यहाँ मुस्लिम छात्र आते थे वो अंदर जाकर के नमाज पढ़ लेते थे, क्योंकि अंदर स्पेस है इसकी वजह से, लेकिन कोई डेजिग्नेटेड जगह नहीं थी जिसमें वो मस्जिद कहा जाए या फिर यहाँ ये कहा जाए कि यहाँ पर सालों से लोग नमाज पढ़ते आ रहे थे। आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ 2023 से पढ़ रहा हूँ। अंदर मस्जिद है? अंदर मस्जिद नहीं है, यहाँ अवैध मजारे हैं, 30 से 6 मजारे हैं। अगर नमाज किसी को पढ़ना है, इफ्तारी अदा करनी है तो वहाँ। अच्छा चलिए, फिर विशाल बस एक बात और बता दीजिए, इस बार क्यों मना किया है प्रशासन ने? क्यों मना किया नमाज के लिए इस बार? विश्वविद्यालय प्रशासन इसीलिए किया हुआ है। सौरभ, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक इस बिल्डिंग पर पिछले 1 साल से ये नोटिस लगा हुआ है कि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, चूंकि कंडीशन लगातार बिल्डिंग की खराब होती जा रही थी, और इसी को लेकर के फिलहाल प्रशासन ने कल यहाँ पर स्टूडेंट्स को अंदर जाने से मना कर दिया। चूंकि स्टूडेंट्स का ये कहना था कि रमजान का महीना चल रहा है, किसी भी प्रोसेस को करने में नोटिस नहीं दी गई, जानकारी नहीं दी गई, और एकाएक उनको अंदर जाने से मना किया। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि बिल्डिंग चूंकि जर्जर हो रही थी, लोग अंदर जा रहे थे, अगर वहां पर कोई हादसा होता तो जिम्मेदार प्रशासन होता। इसीलिए प्रशासन ने न सिर्फ स्टूडेंट्स को मना किया बल्कि बिल्डिंग को सील कर दिया, जिसके बाद से ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया विशाल आपका। ये इस खबर में 2-3 बातें चूंकि अभी बहुत साफ नहीं है फिर भी, लेकिन कि एक तो कैंपस की बात है, ये यूनिवर्सिटी कैंपस है। यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई बिल्डिंग आज की नहीं, 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। एक बात विशाल ने और क्लियर कर दी कि पहले नमाज होती रही है, फिर इस बार क्यों नहीं हो रही कि बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है, तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। फिर एक पक्ष ये जिद कर रहा है कि हम अंदर जाकर ही नमाज पढ़ेंगे, दूसरा पक्ष इस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहा है कि क्यों फिर यहाँ खुले में नमाज की गई और क्यों फिर यहाँ जो है इफ्तारी की गई, और ये दावा कि इसके अंदर मस्जिद है, ये दावा ही गलत है। मतलब एक नई शक्ल ही जो है वो इस विवाद ने ले ली है। सर, आजकल माहौल ऐसा हो गया कि हर बात पर जो है ना विवाद खड़ा कर देते हैं कि क्या हो रहा है। अब ये इतना बड़ा विवाद नहीं है, मैं नहीं समझता। यूनिवर्सिटी एक तो नमाज के लिए और कीर्तन के लिए जगह नहीं है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। इस पे ऑब्जेक्शन है हिंदू संगठनों को या कुछ छात्रों को कि ओपन में नमाज हुई। हाँ, तो अब और ये कह रहे हैं हमने इसलिए ओपन में पढ़ी कि अंदर नहीं जाने दिया। हाँ, तो अंदर नहीं जाने दिया गया, नमाज पढ़ ली, ठीक है। मतलब कह रहा हूँ माहौल में ऐसी आ गई कि हम जरा सी भी बात को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा, उन्होंने पढ़ ली, मुझे तो न कोई इसमें ऑब्जेक्शनेबल नहीं, कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। और इमारत यदि खराब हो रही है तो बचना चाहिए कि ऐसी बातें। कुछ ऑब्जेक्शनेबल है? बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। अच्छा, आप पब्लिकली जा करके आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, कोई यदि महत्वपूर्ण दिन होता, रमजान चल रहा है सर, रमजान चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा करके महीनों भर जो है वहाँ पर, कल जा करके नवरात्रा चलें तो वहाँ पर 9 दिन भजन कीर्तन करना शुरू कर देगा, फिर जो है वो दुर्गा पूजा चलेगा तो फिर 10 दिन वहाँ वो करेंगे, होलिका दहन हम जा करके कैंपस के अंदर वही जो है वो पार्क में होलिका दहन करना शुरू कर दें, तो इसका तो कोई ये नहीं है ना। दूसरी बात है, आप वहां पर यदि प्रशासन या लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन यदि मना कर रहा है तो कम से कम उनकी बातों का ध्यान, ये शुद्ध भड़काऊ काम है। लेफ्ट और एनएसयूआई के छात्रों ने वो बैरिकेड गिराए। मैंने कहा ना कि हमको जाने दो अंदर। ये शुद्ध भड़काने वाली स्थिति है और जानबूझ करके वहां पर इस प्रकार की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश। एक बयान आपको और दिखा रहा हूं क्योंकि अब हम चले मतलब हम रमजान की बात कर रहे थे। मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, इन्होंने एक बात कही। इन्होंने, हाँ सर, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यह फैसला लिया गया है कि रमजान के महीने में जो मुस्लिम पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को 4 बजे छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि उसके बाद इफ्तारी का समय होता है, फिर नमाज होती है। तो 2 राज्यों ने यह फैसला किया है। उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार से भी यह मांग की कि आप भी ऐसा कर दें तो 1 महीने के लिए कम से कम जो मुस्लिम पुलिसकर्मी हैं वो अपने धार्मिक रीति रिवाज पूरे कर पाएंगे। इसको सुन लेते हैं एक बार। तो जब मुसलमानों में रोज़ा जो है, रमज़ान का महीना एक बहुत ही अहम और बहुत ही रिस्पेक्टेड, यानी सब महीनों में सबसे अच्छा महीना जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ, जिसको मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा
इबादत करता है, अल्लाह की पूजा करता है, अल्लाह की नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है। तो जब उन दोनों तमिलनाडु और आंध्रा ने 4 बजे तक अफसर को काम करके छुट्टी दे दिया, तो मेरी मत पड़ी कि मैं भी अपने मुख्यमंत्री से कहूं कि आप भी जो है ना इन चीज़ों को देखते हुए कि आदमी अपने घर कैसे पहुंचेगा, इफ्तार करना है, फिर नमाज पढ़ना है, तो 4 बजे अगर हमारी सरकार भी छुट्टी दे दे तो मैं एक अच्छा पहल होगा। इसलिए मैंने हिम्मत किया और मैंने लेटर भी लिखा मुख्यमंत्री जी को। अब देखिए वो क्या करते हैं। जब इस पे आपकी क्या राय है? उन्होंने 2 राज्यों का उदाहरण दिया जहां ऐसा हुआ है। क्या ऐसे मतलब कोई रिलैक्सेशन होनी चाहिए नॉर्म्स में? क्यों होनी चाहिए? इसलिए पूछ रहा हूं। फिर तो फिर पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मतलब विचित्र सा है कि कैसी कैसी चीजें लोग मांग रहे हैं और कैसी कैसी चीजें होती चली जा रही। इस देश को, देश के इंस्टीट्यूशंस को, नौकरी करने वालों को जरा आप ठीक तरीके से रहने दीजिए ना। देश के विश्वविद्यालयों को ठीक तरीके से रहने दीजिए ना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कहीं बच्चे जाके नमाज पढ़ लेते थे और वो बिल्डिंग जर्जर हो गई तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत थी? उस पर कौन सी ऐसी जिद थी? और जब आप इस तरह की चीजें करेंगे बार बार लंबे समय से, प्रतिक्रिया में बहुत सी चीजें होने लगी और वो होंगी। आप ये कहेंगे नहीं प्रतिक्रिया वाले न करें, क्रिया वाले करते रहे, तो कैसे होगा भाई? आप नियमित तौर पर देखेंगे कि सड़क घेरने से लेकर कहीं भी खड़े हो जाने से लेकर शुरू होगा, दूसरा नहीं कर पाएगा तो दूसरे को रिएक्शन होगा। वरना तो आमतौर पर ये होता नहीं। हम तो ये भी देखें कि हिंदू को तो पूजा भी करनी तो चुपचाप एक कोने में बैठ कर रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता। आपको क्यों ये करना है? और जो चीज आपके लिए इतनी बाध्य है उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी जगह खोजनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं कि विश्वविद्यालय में हवन होने लगे, विश्वविद्यालय में नमाज होने लगे, कहीं कोई छुट्टी मांगने लगे, कहीं कोई हमको कहे कि 1 घंटा पहले जाने दो। क्यों जाने दो भाई? फिर इतने त्योहार होते हैं, हर त्योहार में। और मैं बताऊं आपको, अभी होली है ना, 4 तारीख को, 4 को होली है, 3 तारीख को बच्चों का एग्जाम है। कोई हंगामा नहीं करता है और करना चाहिए भी नहीं, करना चाहिए भी नहीं। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से डिमांड्स है, इनका कोई मतलब नहीं आप कह रहे हैं, नाजायज। अच्छा चलिए, बेमायने है ये बेमायने जैसी पुलिस वाली बात भी कि पुलिस को नमाज के लिए जल्दी छुट्टी। हाँ, वो बेमायने, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ उस रेफरेंस पे। ये तो ऐसे नहीं चल सकता ना। अरे एक हंगामा जेएनयू का भी देख लीजिए साहब। फिर आप जेएनयू में तो होता ही रहता है कुछ ना कुछ। फिर आधी रात हंगामा। अब लेफ्ट और एबीवीपी के जुड़े छात्रों के बीच फिर झड़प, मामला मारपीट तक बढ़ गया। लेफ्ट के छात्र लाइब्रेरी में घुस गए, आरोप है लड़कियों को पीटा गया, इसमें कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर लेफ्ट विंग के छात्र मशाल जुलूस निकाल रहे थे और जैसे मशाल जुलूस जो है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के पास पहुंचा, वहां पढ़ रहे छात्रों को लाइब्रेरी से बाहर जाने को कहा गया और इसे लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर देखते देखते पथराव और मारपीट शुरू हो गई। दरअसल जेएनयू के वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग को लेकर लेफ्ट स्टूडेंट्स जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। ये देख तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज वामपंथी जेएनयू के द्वारा एक समानता जुलूस या अपनी रेस्टिकेशन, सेल्सियस रेस्टिकेशन के खिलाफ एक मार्च का खोल देते हैं और वीसी घर तक जाते हैं और उसके बाद में वही मॉब जो वहां से चल के एसआईएस और ट्रिपल्स के एकेडमिक स्पेस में आके वहां पढ़ रहे कॉमन स्टूडेंट्स को घेरती है, वहां से भगाती है और वहां जबरदस्ती ताले लगाने की कोशिश करती है और वही जो उसका विरोध करते हैं या अपनी पढ़ाई की मांग जारी रखते हैं उनके साथ वो मारपीट करती है और उनके बाल नोचने का काम। अब ये सब हुआ कल रात को, लेकिन मैं चूंकि जेएनयू में लेफ्ट के लोगों ने काफी मतलब वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो देखिए चेतावनी रैली, लखनऊ वाले मामले में भी लेफ्ट के लोग थे आगे। अब एक लेफ्ट से जुड़ी खबर आपको दे देता हूं, फिर ये बाकी जितने नक्सली मतलब लेफ्ट समर्थक हैं उस पर सोचें क्या करेंगे। नक्सली संगठन के महासचिव सीपीआई माओवादी के और पोलित ब्यूरो के मेंबर, सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ सीपीआई ऑफ माओइस्ट इन भारत में, थिप्परी तिरुपति उर्फ देवूजी, इस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना पुलिस के सामने अपने 20 साथियों के साथ हथियार डाले हैं। देवूजी तेलंगाना के जगतियाल जिले का रहने वाला है और उसका आत्मसमर्पण इस संगठन के लिए अभी तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद वही बहुत बड़ा लीडर भी मारा गया था। नक्सल संगठन ने इसी देवूजी को अपना महासचिव जनरल सेक्रेटरी बना लिया था, मतलब हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर, और वर्तमान में नक्सल संगठन का सबसे बड़ा लीडर था। इस पर सिर्फ छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ रुपए का इनाम है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की इनाम राशि को मिला दे तो इस आदमी पर 6 करोड़ रुपए का इनाम था और इसने सरेंडर किया। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये एनकाउंटर नहीं हुआ, इसने सरेंडर किया है। तो अब देश के अंदर नक्सलवाद
अतिवादी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जैसे दम तोड़ रही है, एक तरफ ये देख रहे हैं आप, और हमारे कैंपसेस में अभी भी उसी लेफ्ट का बोलबाला है। देखिए, अमित शाह जी ने भी एक बयान दिया था छत्तीसगढ़ में जब गए थे कि जहाँ जहाँ लेफ्ट का बोलबाला होगा वहाँ राजनीतिक हिंसा उनकी संस्कृति बन जाएगी, और हिंसा और लेफ्ट एक पर्यायवाची शब्द है। तो मुझे लग रहा है कि जेएनयू में भी जो हुआ वो अमित शाह की बात एकदम सही है कि जेएनयू के अंदर भी जिस तरीके से लेफ्ट के लोगों ने कल हिंसा की कि आपको भाई कुलपति के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करना था, आप अपना शांति से प्रोटेस्ट करते, आप प्रोटेस्ट के नाम पर निकलते हो, आप लाइब्रेरी में एबीवीपी के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनको मारपीट करना शुरू कर देते हो। कोई बच्चा बाथरूम में जाकर अपनी जान बचाता है, कोई टेबल के पीछे छुप जाता है, और इस बुरी तरीके से आप पीट करते हो कि कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट अस्पताल के अंदर भर्ती है। तो लेफ्ट की जो हिंसा की संस्कृति है, जो उनके राजनीतिक हिंसा संस्कृति में आ चुका है, वो यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारों तक देखने को आता है। जो जेएनयू में होता है वैसा ही हिंसा का मॉडल केरल में देखा, त्रिपुरा में अब उनकी सरकार नहीं है। तो जैसे जैसे माओवाद, जो अमित शाह जी ने कहा है कि 31 तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे, उसके बाद जिस तरीके से लेफ्ट खत्म होगा, अभी केरल में भी सरकार जाएगी, तो मुझे लग रहा है हिंसा में कमी आएगी। केरल में कांग्रेस जीते निश्चित रूप से, जहां लेफ्ट बहुमत में रहता है या ताकत में रहता है वहां हिंसा ही होती है। आपको बताते हैं आपके पड़ोस में एक और जंग छिड़ने वाली है, उसकी क्या खबर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर जंग में जाने वाले हैं। वजह फिर एक बार पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में घुस करके एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान में परसों रात को, और पाकिस्तान का दावा है कि इस एयर स्ट्राइक में उसने आतंकवादियों को मारा। टीटीपी के आतंकवादी थे और भी कुछ संगठनों का नाम लिया, और 80 टेररिस्ट मारे, ऐसा उसका दावा है। अफगानिस्तान के सारे बॉर्डर एरियाज हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट से जुड़े 7 कैंपों को, तथा कथित कैंपों को पाकिस्तान ने टारगेट किया। पाकिस्तान सरकार ने इसे हाल में जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हुए, अभी इस्लामाबाद में भी अटैक हुआ था और भी जो हुए, उन आत्मघाती हमलों का जवाब बताया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि हमले अफगानिस्तान की जमीन से कराए जा रहे हैं, वहीं पर एंटी पाकिस्तान नेटवर्क चल रहा है। अफगानिस्तान की सरकार ने कहा है कि हमलों में मासूम बच्चे मारे गए हैं, एक परिवार के 18 सदस्य मारे गए। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वो 2020 में दोहा में अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत तालिबान पर दबाव डाले, ताकि अफगान जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ ना हो। अब पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने लेकिन कसम खाई है, और ऐलानिया कसम खाई है कि जवाब मिलेगा और बहुत जोरदार मिलेगा। उसके टैंक तैयार हो रहे हैं, उसके लड़ाके बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं, उसके स्पेशल फोर्सेस बॉर्डर पर पहुंच रही हैं, और खुल करके अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का बयान मैंने सुना। उन्होंने कहा कि ये हमले जो थे नाजायज थे, इनका जवाब मिलेगा। पहले भी 2 बार पाकिस्तान हमले कर चुका है अफगानिस्तान पर, और जवाब दिया था अफगानिस्तान ने। और उनके एक आर्मी कमांडर ने जो है वो बाकायदा बयान देकर के कहा है कि सही समय पर, सही वक्त पर, सही तरीके से इसका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। ये बात पाकिस्तान भी जानता है। आप जरा तालिबान के एक आर्मी कमांडर का बयान है हमारे पास, वो सुना दीजिए। द तेरो तजावुजुनो पर दवाम यौ ځل بیا पाकिस्तानी फौजी रजीम د افغانستان ننګرهار او پکتیکا ولایتونو په څو ملکی سیمو یوې دینی مدرسې او ګڼو ملکی کورونو هوایي بریدونه ترسره کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه بېګناه ملکی وګړي پکې شهیدان او ټپیان شول. ملي دفاع وزارت د افغانستان د ملي حریم دغه ښکاره نقض او جنایت په کلکو ټکو غندي، او دا عمل د نړیوالو قوانینو، ګاونډیتوب اصولو او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه بولي. ملي دفاع وزارت د هیواد د حریم او د ولس د امنیت ساتنه خپل شرعي او ملي مسؤلیت ګڼي، او په مناسب وخت کې د مناسب او حساب شوي جواب خبرداري ورکوي इंशाअल्लाह। अब एक बात तो देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान के पास भले ही रिसोर्सेज नहीं है, कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है, एयरफोर्स तो नाम की है उनके पास, पाकिस्तान ताकत में, इकोनॉमी में, सब में बहुत बड़ा है उससे, लेकिन अफगानिस्तान लड़ना जानता है। 20-40 साल से वो लड़ ही रहा है, तो कोई उसके लिए कोई नई बात नहीं है ये। और वो ये बात भी फैक्ट है कि पिछली 2 झड़पों में, एयर स्ट्राइक में तो सिविलियन भी मारता है ना, सिविलियन मौतें हुई होंगी, कुछ वो टीटीपी वाले अगर वहां होंगे तो वो मरे होंगे, लेकिन अगर फौजी जानों की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान की ज्यादा गई थी, क्योंकि अफगानिस्तान वाले सीधे फिर बॉर्डर पे लड़ते हैं आके, और बॉर्डर पे तो आर्मी लड़ाई करती है, तो उसमें अब पाकिस्तान के ज्यादा फौजी मारे गए थे पिछले साल जो 2 बार झड़प हुई थी। अब मैं आपको एक साफ उर्दू में बात करता हुआ एक अफगानी, उसकी मैं आपको बात सुना देता हूं। वो भी यही बात कह रहा है। वो कह रहा है कि पहले उसने कहा कि मैं देख रहा हूं बहुत लोग खुशियां मना रहे हैं पाकिस्तान में कि हमारे यहां बच्चे मारे गए, कि हमारे यहां बहुत लोगों की मौत हुई, सिविलियंस की खुशी हो रही है, लोगों को, पाकिस्तानियों को खुशी हो रही है, मजा आ रहा है उनको देख कर के, ऐसे कमेंट्स लोग कर रहे हैं। ये वो कोई मदरसे में जाके बम गिरा है, किसी घर में बम गिरा है, मास ग्रेव
ये दिख रहे हैं आप, ये जो है जनाजा पड़ा जा रहा है, मास ग्रेव। एक बुलडोजर ने मतलब 20 लोगों को दफनाने के लिए जो है वहां पर खोदी। एक ही परिवार के 18 लोग तो एक ही परिवार के मारे गए थे। तो वो कह रहे हैं कि ये तस्वीरें याद कर ले पाकिस्तान, और इसका जवाब उसको मिलेगा। और पाकिस्तान अभी जितने मजे लेना है ले ले, एक हमारा वक्त जब आएगा, जब हम जवाब देंगे, तब हम पूछेंगे मजा आया। कल रात को अफगानिस्तान के पक्तिका और 7 जगह और पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर एयर स्ट्राइक किए। उस एयर स्ट्राइक में काफी ज्यादा बच्चे, सिविलियन और मस्जिदें शहीद हुई है, जिसका सबूत पूरा मीडिया के ऊपर है, और ट्विटर के ऊपर और फेसबुक और यूट्यूब, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया के आगे ये सबूत पड़े हुए हैं। लेकिन मीडिया के ऊपर पाकिस्तानियों का जश्न मनाना, अफगानिस्तान में सिविलियन बच्चे, औरतों का शहीद होना, मस्जिदों का शहीद होना, पाकिस्तानियों का जश्न मनाना कि यार क्या आग लगी हुई है और क्या मजा आ रहा है। आप यकीन करें कि अफगानिस्तान में अगर तुमने 2 मारे हैं, अफगानिस्तान ने तुम्हारे 2000 मारे हैं। और ये बात किसी से छुपी ढकी नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, उसमें 7 से 8 बंदे इन्होंने शहीद किए थे, जिसके जवाब में 175 बंदे पाकिस्तान के मारे गए थे। और ये सिविलियन नहीं, ये सारे पाकिस्तान के आर्मी के लोग थे। और एक बात और आपको मैं बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले अरब मुल्कों की मध्यस्थता के बाद तालिबान के कब्जे में जो 3 सैनिक थे पाकिस्तान के, उनको छुड़वाया है, अभी रिहा किया है। ये कहते हुए कि रमजान से पहले हम एक तालिबान ने कहा कि एक हम गुडविल जेस्चर के तहत इन 3 सैनिकों को छोड़ते हैं पाकिस्तान के। उसके बाद ये हमला जो है वो किया है। अब इनके बीच में जंग होगी, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार तो कतर ने, तुर्की ने, इन सब ने रोक दी थी जंग, रुकवा दी थी इनके बीच में बात करके। सर मैं थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूं इस चीज को, ये सब कुछ जानबूझ की प्रोवोकेशन नहीं दिखती आपको कि ये अफगानिस्तान को घेरने के लिए, याद कीजिए वो इस्लामाबाद ब्लास्ट 2 घंटे में बता दिया कि ये अफगानिस्तान ने कराया था। उसके बाद से सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा कि किसी तरह अफगानिस्तान पे चढ़ाई करनी है, और क्या अमेरिका के साथ मिलकर ये हो रहा है? नहीं, अमेरिका की वजह से हो रहा है, साथ मिलकर क्यों हो रहा है? अमेरिका का जो दबाव है, आप देख रहे हैं कि वो जिस तरह से उनके एयरपोर्ट्स को, एयरबेस को चाहता है कब्जा ट्रंप साहब, उसके लिए ये सारी कोशिश हो रही है और इस तरह का एक्सरसाइज लगातार की जा रही है। नहीं तो अभी कोई पाकिस्तान को इस तरह का हमला करने की ज़रूरत क्या लग रही थी आपको, बताइए कि कोई थी? और ये ठीक बात है कि अफगानिस्तान उस लड़ाई को वैसे नहीं लड़ सकता, पाकिस्तान उससे ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा खासतौर से एयर के मामले में, लेकिन बॉर्डर पर तो वो उससे मजबूत है और वो आदतन लड़ाके लोग हैं, तो उनसे सीधे लड़ना इतना मुश्किल काम है पाकिस्तान के लिए। और फिर जब उनके जो तहरीक टीटीपी वाले लोग हैं वो वहाँ आते हैं तो पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। हम लोग लगातार देख रहे हैं, फौजी भी वहाँ पर भाग कर जाते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए पाकिस्तान ये लड़ाई अफगानिस्तान से लड़ रहा है, इसको समझने एक बार फिर डॉलर लेकर लड़ने लगा। हाँ, तो ये खास काम ये है। लेकिन जब 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया था और जब कब्जा कर लिया था, तब अफगानिस्तान का बयान आया था लड़ाकों का कि आज घड़ी भी आपके साथ है और समय भी आपके साथ है। एक वक्त आएगा जब घड़ी भी हमारी होगी और समय भी हमारा होगा। उसके बाद आया 20 साल बाद समय आया अफगानिस्तान का, जब अमेरिका को अपने टैंक छोड़ के अफगानिस्तान से भागना पड़ा और अफगानिस्तान ने, तालिबान ने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने जो कहा है कि भाई आपने भी एयर स्ट्राइक किए तो अभी आपने कर लिया, लेकिन आप उसका हिसाब किया जाएगा, हमारा भी समय आएगा। तो पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि जिसने अमेरिका को सबक सिखाया है वो पाकिस्तान को बॉर्डर पर कैसा सबक सिखाएगा। और मुझे लग रहा है कि आसिम मुंदे ने हमला जरूर कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना के जो जवान बॉर्डर पे होंगे वो इसी चिंता में होंगे कि कब अफगान आकर हमें मारे और कब ये हमारे घुसकर हालत खराब। कल से वो तस्वीरें चल रही हैं जब पिछली बार इनकी झड़प हुई थी पिछले 2025 में, तो तालिबान के लोगों ने अपने गली चौराहों में परेड निकाली थी, बंदूकों पे पाकिस्तान के सैनिकों की पतलूनें टांग करके। वो तस्वीर है बकायदा, ये है देखिए, ऐसे विक्ट्री परेड निकाली थी और ये तब से एक आइकॉनिक तस्वीर बन गई है। और जब हमेशा त्रिपाठी जी भी जिक्र करते हैं पाकिस्तानियों की, वो उससे आगे वाली करते हैं मेरा। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है ये सर, अगर अब जवाब तो अफगानिस्तान जरूर देगा और इस बार ये 2-4 दिन का मामला भर रह जाएगा, ये इस बार लंबा चलेगा जो होगा। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है और इसको थोड़ा सा और वैसे कहें तो अमेरिका के दबाव में कर रहा है। लेकिन क्या इस खुशी और दबाव में अफगानिस्तान की ताकत पाकिस्तान को नहीं पता है? ये तो फर्जी वाले हैं और ये तो कहते ही हैं ना कि हम तो पठानों के नाम पे सब कुछ करते हैं, हमारा तो गजनवी से लेके सब कुछ उनके नाम पर है। यानी जो जिस एक कहें कि इस्लामिक प्राइड की बात करते हैं वो तो तालिबानियों के पास है।
वो तो अफगानियों के पास है। इनके पास क्या है? ये तो कौन बीच में खामखा टाइप के लोग हैं। इनके तो ना कोई इतिहास रहा है, ना कोई भूगोल रहा है, कुछ भी नहीं करने लायक रहे। अफगानियों से जब आप भिड़ रहे हैं तो क्या आपको नहीं पता है कि भले अमेरिका की शह पर आप वहां घुस रहे हैं, लेकिन वहां से लौटने का रास्ता नहीं है आपके पास। ये गुंजाइश नहीं है कि आप वहां जाएंगे और फतह करके लौट आएंगे। आप वहां जाएंगे तो लेकिन फंसने वाले। एयर स्ट्राइक एक बड़ी चीज है जो अफगानियों के पास, जिसको कहें कि उनका एक कमजोर पक्ष है, लेकिन सारी लड़ाई सिर्फ एयर स्ट्राइक से तो होगी नहीं। और जो अफगानी इनके पाकिस्तान के इलाकों में है वो क्या करने वाले हैं, इसकी जरा कल्पना कीजिए। और मैं मतलब जिसको वो कहते हैं, पहले मैंने कई बार कहा है कि अलग अलग हिस्सों में अलग तरह से चीजें हो रही हैं, तो अब अंदर से फटेगा पाकिस्तान। ये लड़ाई तो वो लड़ रहा है, लेकिन अब अंदर से फटेगा तो कई बार लगता है अफगानिस्तान कहीं वाकई अफगानिस्तान इसको मौका ना समझ ले कि भाई ड्यूरेंट लाइन बदलनी है तो लड़ी लो। नहीं, वो करेगा ही करेगा। आप एयर स्ट्राइक करके चाहे जो जमीन की लड़ाई वो जब शुरू करेगा तो पाकिस्तान को भागने की जगह नहीं मिलेगी। आगे एक और अहम खबर आपको बता देता हूं मैं। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को इजराइल के दौरे पर होंगे। परसों वो इजराइल जा रहे हैं और इस दौरे पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो हैं वो उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भी दिया है, उनका ट्वीट भी है। इससे साफ पता चलता है कि विजिट इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बारे में अपनी कैबिनेट से चर्चा की और भारत और इजराइल के बीच मजबूत संबंध दुनिया के दो नेताओं का एक मजबूत अलायंस है। इसलिए उन्होंने जो बात कही वो इससे आगे और बढ़कर की थी। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ फ्रेंडली इस्लामिक अरब कंट्रीज के साथ मिलकर के और ग्रीस, साइप्रस जैसे देशों के साथ मिलकर के, एशिया के कुछ और देशों के साथ मिलकर के एक हेक्सागन अलायंस बनाना चाहते हैं। हेक्सागन जिसमें 6 होते हैं। कैसे समझाऊं मैं प्रोफेसर? समझिए जिसका 6 कोना हो। हाँ, 6, हाँ, षटकोण ही तो कहते हैं उसको। षटकोण के आकार का एक अलायंस बनाना चाहते हैं जिसमें भारत का नाम उन्होंने लिया। तो क्या अलायंस होगा ये, क्या, क्यों इसकी जरूरत है? एक बार सुनते हैं नेतन्याहू को। והשבוע ניתן ביטוי ליחסים מיוחדים שנרקמו במהלך השנים האחרונות בין ישראל לבין המעצמה העולמית הודו וביני לבין העומד בראשה ראש הממשלה נרנדרה מודי. אנחנו ידידים אישיים, מדברים תכופות בטלפון, מבקרים זה את זה. אני ביקרתי בהודו, מודי ביקר כאן, השתכשכנו בימי הים התיכון, והרבה מים עברו מאז גם בים התיכון וגם בגנגס וגם בירדן, בירדן פחות. בכל מקרה, אבל דבר אחד קרה, זה שמרקם היחסים הלך והתהדק, והוא יבוא הנה כדי שנוכל להדק אותו עוד יותר בסדרה של החלטות שקשורות להידוק בשיתוף פעולה בין הממשלות, בין המדינות, שיתוף פעולה כלכלי, שיתוף פעולה מדיני ושיתוף פעולה ביטחוני. אני רוצה להגיד משהו על המדיני. בחזון שאני רואה לנגד עיניי, אנחנו נייצר מערכת שלמה, בעצם מין משושה של בריתות סביב ובתוך... अभी जब बयान चल रहा था मैंने प्रोफेसर साहब से पूछ लिया वैसे ही, मैंने कहा सर ये बनाएंगे किसके लिए ये? तो आपने जो मुझे जवाब दिया अभी उससे जुड़ा एक बयान है सर मेरे पास, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। वैसे इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे देश के लिए, क्योंकि जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था 7 अक्टूबर वाला, तो सबसे ज्यादा अगर खुल के कोई बोल रहा था हमला करो और बर्बाद करो तो ये आदमी बोल रहा था अपनी सरकार को, और पूरी तरह अपनी सरकार के साथ था ये। एनीवे, इन्होंने कहा कि टर्की इज द न्यू ईरान, दुनिया का तुर्की नया ईरान है। ईरान का मतलब ईरान को इविल फोर्स के तौर पर इजराइल देखता है ना, तो उन्होंने कहा अब ईरान तो गया, टर्की, अब टर्की है वो सारे काम कर रहा है जो ईरान किया करता था। ईरान की, अब ईरान के साथ तो वही होगा ही जो होगा, तुर्की की घेराबंदी बहुत जरूरी है। Turkey is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. And while some senior Israelis were on Qatar's payroll, Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria, but also in Gaza, through the front door.
and everyone and trying to create a new choke ring. और इसके बाद ये कहते हैं कि उस अलायंस में तुर्की कतार जोड़ रहे हैं इस्लामिक पाकिस्तान को। ये भी इन्होंने कहा मुस्लिम ब्रदरहुड का एक नया अलायंस तुर्की कतर के साथ और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर के बना रहा है। क्या नेतन्याहू उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आपको ध्यान होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जब ये बात आई थी कि टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिया है, तो उसके बाद आपको ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा की थी और ग्रीस की भी यात्रा की थी। दोनों जगह जानबूझ करके प्रधानमंत्री गए थे। जैसे होता है ना कि हम आपकी नब्ज दबाएंगे, तो कमजोर नब्ज जो है वो साइप्रस के साथ और ग्रीस दोनों के साथ विवाद है उसका, टर्की का। तो प्रधानमंत्री गए ही थे इसी चीज के लिए कि यदि तुम पाकिस्तान को आकर के सपोर्ट करते हो तो फिर हम यहाँ तक आकर के सपोर्ट करने के लिए है। और इस बात को अच्छी तरीके से नेतन्याहू भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये जो लेकिन इन्होंने तो अलायंस घोषित कर दिया। देखिए, इसलिए क्योंकि देखिए कतर का, पाकिस्तान का, सऊदी अरब का ये जो अलायंस बन रहा है, इसके खिलाफ कोई एक अलायंस वहां पर होना चाहिए। टर्की हालांकि अभी उस अलायंस का हिस्सा नहीं बन पाया है, फॉर्मली नहीं बन पाया है। जिस प्रकार से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस अलायंस हुआ है, उस अलायंस में टर्की को भी लेने की बात चल रही थी, लेकिन टर्की अभी फॉर्मली उस अलायंस का हिस्सा नहीं बना है। लेकिन जिसे हम कहते हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर, तो वेस्ट एशिया के अंदर इजराइल पर जो सबसे ज्यादा अभी दबाव बन रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से निकल रहा है। क्या इस वक्त मुस्लिम दुनिया में सबसे एम्बिशियस और खतरनाक देश तुर्की बन रहा है? और कम से कम हमारे लिए तो खतरा ही है। बिल्कुल, देखिए टर्की का ये हमेशा ऑटोमन एम्पायर के समय से ये जो खत्म हुआ है, उस समय से उसकी अभी ख्वाहिश है कि पुनः खलीफा राज हमारे यहाँ कायम हो जाए, हम इस्लामिक जगत का उम्मा का नेतृत्व करें। अब वो टर्की का ये अब पता नहीं, अभी नेतन्याहू जी जो अलायंस सोच रहे हैं उसके बारे में हमारी क्या कमिटमेंट है या सोचे, मुझे लगता है कि भारत साफ रहेगा। हाँ, तो ये क्लियर है। लेकिन इन्होंने खुल के कहा कि टर्की इज द न्यू ईरान। अब मैं आपको जो इस दौरे में खास बात होने वाली वो मैं बता दूं, हम इजराइल से हथियार खरीदते हैं, इसमें कोई खुली बात है, तो हम इस बार भी उनके साथ कुछ हथियारों की डील कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है, आपको मालूम है कि इजराइल ने एक ऐसी तकनीक परफेक्शन के साथ हासिल कर ली है जो दुनिया में शायद अमेरिका के पास हो तो हो, लेकिन दुनिया के और किसी देश के पास नहीं है। और वो है इनकमिंग मिसाइल्स या ड्रोन्स, इन सबको लेजर से शूट डाउन करने की टेक्निक। हम इसको विकसित कर रहे हैं, लेकिन उसने इसको परफेक्ट करके डिप्लॉय कर दिया है। हम उससे इसके बारे में भी परचेज की बात करने वाले हैं। और अगर आया तो एक बड़ी गेम चेंजर चीज होगी। आपने ऑपरेशन सिंदूर में क्या देखा? ड्रोन्स को मारने के लिए, मिसाइल्स को मारने के लिए यहां से हमने अपना एक लंबा चौड़ा एयर डिफेंस खड़ा किया हुआ है। हम एक सुदर्शन चक्र पूरे देश को कवच देने वाला भी बना रहे हैं एयर डिफेंस का। उसमें अगर इनका ये आयरन बीम शामिल हो गया और भारत को अगर वो मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं नफ्ताली बेनेट की एक और बयान आपको भी सुना देता हूं। और क्या ये जो कह रहे हैं वो भारत की आकांक्षा होनी चाहिए, ऐसे आप सुनिएगा। भारत में बहुत लोग कहते हैं कि हमें इजराइल जैसा बनना चाहिए। उस आदमी ने बहुत कम शब्दों में अपने देश के लिए, अपने देश का नजरिया दुनिया के सामने रख दिया कि हम ये हैं या ये होना चाहते हैं। उसने क्या कहा? हमारे दुश्मन हमसे डरें, हमारे दोस्त हमसे प्यार करें या हमें देखें, हमारी इज्जत करें, और सारी दुनिया को हमारी जरूरत हो। और इजराइल को कोई चिंता नहीं है इस बात की कि दुनिया मुझसे प्यार करे। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं कि गुड बॉय प्यार कर, मतलब वी आर वेरी गुड, ट्रीट अस नाइस ना, नो नाइस बॉय। यही होना चाहिए। दुश्मन डरे, दोस्त साथ दे, और सारी दुनिया हमारी जरूरत पड़े। ये देखिए। So we have to build a lot of assets, so they need us a lot. Because I've come to one conclusion, they're not going to love us. The aspiration that the world will love Israel, it's not going to happen. What we need is that our enemies fear us, our friends respect us, and everyone needs us. We tried the love us thing for about 3,000 years, didn't work. कह रहे 3 साल से कोशिश कर रहे हैं लोग हमें प्यार करें, वो यहूदियों के लिए कह रहे हैं, नहीं करेगा कोई, तो अब नहीं करना, चक्कर में नहीं पड़ना। त्रिपाठी जी, बड़ी साफ साफ बात है, क्या भारत को भी ऐसा बनना चाहिए? इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे लगता है कि ये एस्पिरेशन, ये इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा जिस शब्द से कही वो भारतीयों के मन में है।
और इसीलिए हम खुश होते हैं जब एयर स्ट्राइक होती है, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है। इसीलिए हम खुश होते हैं जब ट्रंप के लाख बुलावे के बाद भी नरेंद्र मोदी कनाडा से उड़ के भारत आ जाते हैं, नहीं जाते हैं अमेरिका। इसीलिए हम खुश होते हैं जब दुनिया के बड़े देश कहते हैं, चाहे वो ब्राजील के लूला डी सिल्वा हो या फ्रांस के मैनुअल मैक्रोन, कि अब ये भारत का समय है। इसीलिए हम खुश होते हैं कि जब एआई सेंचुरी जो है, इसको भारत की सेंचुरी सिर्फ कंज्यूमर के तौर पर नहीं, क्रिएटर के तौर पर भी कहा जाता है। और जो नफ्तली कह रहे हैं, अब जाहिर है हमारा देश उनके देश जैसा नहीं हो सकता, या उनका देश, कोई भी दो देश एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन देश के प्रति जो कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है, वो इजराइल से सीखा जा सकता है। अपनी संस्कृति को लेकर जो कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है, वो इजराइल से सीखा जा सकता है। और अगर वो कमिटमेंट रहता है तो हम इनोवेटर भी हो जाते हैं, हम सबसे अच्छे डिफेंस पर्सन भी हो जाते हैं, हम सबसे अच्छे आक्रामक भी हो जाते हैं। यानी दुनिया की सारी चीजों के मूल में है एक चीज, अपने आप पर भरोसा। तब दोस्त भी दुश्मन भी तब साफ साफ नजर आते हैं। चलिए, अब गाजा की हम लोग बात कर ही रहे हैं कि इजराइल गाजा की, तो इसमें एक फिर आपको मैं बयान सुना देता हूं। और साफ साफ बात कर रहे हैं आजकल पाकिस्तान के लोग भी। नजम सेठी के सीनियर जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे साहब आप देखो, चले गए हम बोर्ड ऑफ पीस में ना, हमारे पास पैसा है, पैसा तो हमने देना नहीं, हमने जिनका उधार लिया उनका नहीं लौटाया, तो इसका 1 अरब क्यों देंगे हम, और दूसरा ना हम भेजने वाले फौज। अब ट्रंप हमारे साथ क्या करेगा, सवाल ये है। देखिए, सबको पता है कि पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन इसके अंदर काफी इसके सामने मुश्किलात थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पैसे मांग रहे हैं जो कि हमारे पास है नहीं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आप फौज भेजें अपनी, जो कि हम भेजना नहीं चाहते। तो हम तो दरमियान में खड़े हैं, ना इधर के ना उधर के। एक तरफ ये 27 मुल्क हैं जिन्होंने कहा कि जी हम आपका इन्विटेशन हमने एक्सेप्ट किया, मानेंगे। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन कर दिया, कुछ ऐसे हैं जो कि आप बता रही थी कि मिडिल ईस्ट के कुछ 7-8 हैं जिन्होंने पैसे भी दे रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फौज भी दे रहे हैं, लाइक इंडोनेशिया। मगर आप देखिए ना, यूरोप में से सिवाय एक आध के कोई भी इसका हिस्सा नहीं है। वो बिल्कुल जैसे कि बॉयकॉट कर दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को। उनको पता है कि ये इसका क्या मसले हैं इसके अंदर, इसलिए वो इसके करीब भी नहीं आना चाह रहे। अब हमारा मसला ये है कि हम जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप को, तो हमें बैठना भी है और फिर पार्टिसिपेट भी मीटिंग्स में करना है, मगर फौज भी नहीं देनी, पैसे भी नहीं है देने के लिए। गए किस लिए, कोई फ्री का खाना खाने गए हैं वहां पे। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है पाकिस्तान की। अच्छा, मैंने बहुत कई लोगों को सुना, वो कह रहे हैं कि ट्रंप माफ तो नहीं करेगा अगर आप उसके किसी काम नहीं आए। भाई ठीक है, वो पैसा दे नहीं सकता, तो आप उसके काम नहीं आए तो करोगे क्या। इसमें एक नया पेच निकाला है पाकिस्तान ने, एक नया बीच का रास्ता निकाला है। मैं और सुन रहा था इनके और जर्नलिस्ट को, उन्होंने कहा हमने ये कमिट किया है शायद पाकिस्तान ने, फौज नहीं हम पुलिस भेज देंगे। मतलब पुलिस का काम थोड़ा कम होता है, तो हम पुलिस भेज देंगे, फौज नहीं भेजेंगे। देखिए, ट्रंप ने जो सोचा हुआ अगर वो नहीं करेगा पाकिस्तान, तो उसका हश्र बहुत बुरा होने जा रहा है। और जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी के सर पर हाथ रखता है, कंधे पर हाथ रखता है, पीठ पर हाथ रखता है, तो इसीलिए रखता है कि बेटा हम तुमको बराबर नहीं ला रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि तुम अब जो हम कहते जाए वो करते जाओ, नहीं करोगे तो वही बुरे से बुरा क्या हो सकता है पाकिस्तान का। बुरे से बुरा नहीं होगा, वो मतलब उन पर दबाव रहेगा। लेकिन अमेरिका भी, आप पाकिस्तान को कितना भी खेले, वो छोड़ नहीं सकता, उसको स्ट्रेटेजिकली उसकी जरूरत है। ठीक है, ये सोचना कि वो उसको बर्बाद कर देगा, ऐसा नहीं है। वो उसको जरूरत है पाकिस्तान की भी उतनी ही जितनी पाकिस्तान जलील होगा थोड़ी देर में होगा। हाँ ठीक है सर। बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध की। अगर हुआ तो क्या ये युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया जो है सस्पेंस में पड़ी हुई है। 2003 के बाद सबसे बड़ा जमावड़ा मिडिल ईस्ट में अपने जंगी भीड़ों का इकट्ठा कर दिया अमेरिका ने। इराक पर जब चढ़ाई की थी तब ऐसे इतनी तैयारी की थी, उससे ज्यादा तैयारी वहां हो चुकी है। लेकिन क्या युद्ध होगा। लोग कहते हैं कि डबल माइंड में इस वक्त चल रहे हैं ट्रंप। हालांकि वो ऐसे आदमी है नहीं, लेकिन वो बहुत विचार कर रहे हैं। उनके करीबी लोग जो बता रहे हैं, जो अखबारों में छप रहा है, ही इज थिंकिंग वेरी हार्ड। मतलब वो कोई चूक नहीं करना चाहते। वो ये फैसला करना चाहते हैं, अगर मैं हमला कर रहा हूं तो क्या उद्देश्य है, क्या ये रिजीम जो है ये खत्म होगी, क्या हम उस हद तक जा सकते हैं, या बातचीत से ही फिर किसी तरीके से रास्ता निकालें, किसी तरह न्यूक्लियर डील कर लें ईरान के साथ, जो ओबामा ने की थी, जो पिछले अपने टर्म में ट्रंप ने ही खत्म की थी। दोबारा वैसी कोई डील कर लें कि ईरान को मना लें, भाई तू हथियार ना बना, बाकी चलेगा। तो यह अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन जंग की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। तीसरा राउंड बातचीत का 26 फरवरी को होगा, यह भी तय कर लिया गया है। जिनीवा में ही होगा ये। और एक पोस्ट अभी आता है तो मैं आपको दिखाता हूं। ट्रंप ने जो लेटेस्ट हिंट दिया है कि उनके मन में क्या है, उन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठे एक व्यक्ति, क्या वो एक्सपर्ट हैं या कोई नेता है मैं नहीं क्लेम कर सकता, लेकिन इनका नाम जरूर है मार्क लेविन। इन्होंने एक उनकी वीडियो क्लिप जो है वो पोस्ट की है, और उसमें वो व्यक्ति ये कह रहा है
कि अगर अपने बच्चों को भविष्य में अपने बच्चों को इस डर, इस खतरे और इस सरदर्दी से बचाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो हमें इस इस्लामी सत्ता को, इसे सत्ता से उखाड़ फेंकना है। मतलब खामेनेई, आयतुल्लाह खामेनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, रिजीम चेंज करना है, और कोई हल नहीं है। और इस क्लिप को पोस्ट किया है ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने। तो ट्रंप के मन में क्या यह है कि भाई ये काम करना है, तो ये काम तो केवल मिसाइलों से नहीं होगा, इस काम के लिए तो फौज लगेगी, अगर मिसाइलें भी लगेंगी तो बहुत लगेंगी, इसके लिए अंदर से विद्रोह भी आना पड़ेगा। अच्छा, कुछ अभी पीछे कुछ दिनों से फिर ऐसी तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं कि ईरान के अंदर जो है वो अपराइजिंग एक बार फिर कुछ शुरू हो गई है। तो क्या चाह रहे हैं आखिर ट्रंप? पोस्ट करते हैं सत्ता परिवर्तन की। सत्ता परिवर्तन ये कोई हलवा नहीं है, ये वेनेजुएला नहीं है, ये तो दुनिया समझ चुकी है। समीर जी, क्या आपका हंच क्या है? देखिए, ट्रंप कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार करके निर्णय लेने वाले नेताओं में से नहीं है। अगर वो इस तरह के नेता होते कि सबके उसके प्लस और माइनस देकर का हिसाब किताब करते, तो जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है टैरिफ को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, तो ऐसा उनका दिखता नहीं। ईरान को लेकर मुझे लगता है कि ट्रंप अभी इस दुविधा में फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हमला किया जाए। और अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई खोमेनी की सत्ता परिवर्तन करना है, तो खोमेनी को अगर हटाओगे तो उसके बाद क्या? ये लेटेस्ट हिंट दिया ट्रंप ने दिया, लेकिन उसके बाद उनके पास विकल्प नहीं कि खोमेनी को हटाने के बाद कौन है। आप तो बहुत दूर पहुंच गए। खोमेनी को हटाओगे कैसे? नहीं, अगर हटाने का भी विकल्प किया कि चलो हमने की फौज है उसकी सर, फिर भी अगर लगता है कि लंबे समय बाद आप उसको हटाने की स्थिति में अगर आते हो, तो खोमेनी के बाद वो कौन आपके पास विकल्प है जो वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार दे पाएगा? ये कब सोचा है अमेरिका ने? बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में तो फंस जाएगा। तो मुझे लग रहा है अमेरिका इस बात को जानता है, लेकिन इजराइल का दबाव ज्यादा है कि जिस तरीके से ईरान की ताकत बढ़ती जा रही है और इजराइल का दबाव बढ़ते जा रहा है अमेरिका के ऊपर कि ईरान को रोकना बहुत जरूरी है इस समय। तो मुझे लग रहा है कि अभी ईरान के रोकने के लिए इजराइल का दबाव अमेरिका पर ज्यादा है। ये वो पोस्ट था मैं जिसका जिक्र कर रहा था। ये जो व्यक्ति हैं ये कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन करो, उखाड़ फेंको आयतुल्लाह रिजीम को, और उसको पोस्ट किया है ट्रंप ने। मुझे लग रहा है 26 फरवरी को जो तीसरे राउंड की बैठक होने वाली है, ये निर्णायक बैठक होगी। इस बैठक में अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है, जो विटकॉफ कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है ईरान के साथ बातचीत करना, 2 वार्ता हमारी फेल हो चुकी है, अगर तीसरी वार्ता में कोई बातचीत नहीं बनती है, तो यह तय है कि 26 तारीख के बाद फिर अमेरिका ने जिस तरीके से वहां पर घेराव किया है मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान का घेराव किया कि 2002 के बाद इतनी बड़ी फौज नहीं रखी है, तो हमला फिर तय है। 26 तक फिलहाल हमला नहीं करेंगे। आपका क्या अभी तक? देखिए, मेरा मानना है कि देखिए वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। मनी पावर जो है वो अरब से आता था, उसको हटा लीजिए। माइट जो है वो अमेरिका देता था, और डिप्लोमेसी जो है वो यूके की तरफ से होता था। इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जब हुआ था, तब जब इराक पर बम्बार्डिंग हुई थी, तब आज अमेरिका अकेले खड़ा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आज अमेरिका के साथ उसके सऊदी अरब और ऐसे जो दोस्त हैं, वो भी मुस्लिम कंट्री के दोस्त उसके साथ नहीं खड़े हैं। एक दूसरी बात, ब्रिटेन और जर्मनी या यूरोप या फ्रांस, नाटो के जो उसके महत्वपूर्ण साथी हुआ करते थे, जो सैन्य अभियान के साथ खड़ा हो जाते थे, अमेरिका के नाटो के कारण जो है वो उसके साथ जुड़ जाते थे, और वो इस तर्क को लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसके साथ खड़े होते थे। दिक्कत यहां पर आकर के हुई कि नाटो के महत्वपूर्ण कंट्री जो हैं, खास करके ब्रिटेन, फ्रांस जो है और जर्मनी, ये तीनों उसके साथ नहीं। सर, पिछले साल भी तो हमला इजराइल और अमेरिका ने अकेले किया था। देखिए, एक छोटा हमला करना एक और बात है, और बड़े युद्ध में जाना, लंबे युद्ध में जाना, ये अलग बात है। अब इसमें भी पाकिस्तान घिरा हुआ है। अब पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर जो है वो अब आसिम मुनीर से पूछ रहे, साहब क्या सोचा है, हमला करेगा अगर अमेरिका तो तुम क्या करोगे, और जो करोगे पहले पार्लियामेंट को बताओ, ऐसे नहीं कि तुमने वहां भेज दिया अपना जहाज। ईरान, 2 अमेरिका ने अपने बहरी जंगी बेड़े वहां पर भेज दिए हैं, और 2003 के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है इस रीजन में किसी मुल्क के खिलाफ। 2003 में इस बराबर की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट उस वक्त की गई थी जब इराक पर हमला किया गया था। इशारे बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे इस खित्ते के अंदर और एक बरादर इस्लामी मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है। एक रजीम चेंज की वहां पर कोशिश है, और उस रजीम चेंज के नतीजे में जो पाकिस्तान के ऊपर असरात होने हैं, कौमी असेंबली हो, पार्लियामान हो, भले फॉर्म 47 की हो, बेखबर है, कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं। बोर्ड ऑफ पीस, उसके अंदर जिस ढिठाई से हम लोग वहां पर पहुंचे अपना
चेहरा दिखाया, कोई बहस नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं। अभी तो कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं कि वो उनके साथ सब कुछ शेयर करें, आसिम मुनीर क्या करना है। लेकिन अब ये पाकिस्तान के लिए इसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं। पाकिस्तान की एक लंबी चौड़ी सीमा लगती है, बलूचिस्तान का प्रांत ईरान के साथ लगता है, और बलोच इधर भी हैं, बलोच उधर भी हैं। अफरा तफरी में अगर रिजीम चेंज के बाद वहाँ एनार्की होती है तो वो भी मौका देखेंगे अपना। पाकिस्तान की चिंता जो है अपने खुद को अपने नक्शे को लेकर जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं अमेरिका ईरान वाली बात पे बोल दूँ। एक तो ये समझना कि कोई ट्रंप दुविधा में, ऐसा नहीं है। ट्रंप असेस कर रहे हैं, और जितनी डील पर बातचीत होनी है वो जंग यदि होती है तो उससे पहले होगी। अब ट्रंप इस जंग को डील करने के लिए ख़त्म नहीं करेंगे। यदि हो गई तो फिर वो निर्णायक स्थिति में होगी, उस तैयारी जंग होगी तो फिर वो अंत तक होगी। जो भी वो सोच रहे हैं, खासतौर से मोटे तौर पर रिजीम को लेकर या जो भी बदलाव होगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको ये चिंता नहीं कि डेमोक्रेटिक होगी क्या होगा, उनको खामनेई को हटाना है तो वो हटाना है, ये तय है। इसलिए ये समझना, जो हम लोग रोज बेचैनी से इंतजार करते हैं या विदेश के जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका हमला कर देगा, वो नहीं करने वाला। ये 26 फरवरी भी कोई आखिरी बैठक नहीं होगी, अभी हो सकता है ऐसी 26 और बैठक हो जाए, ठीक है। लेकिन अमेरिका जब तय हो जाएगा, वो जितने मौके हैं, जितना असेस कर सकता है कि भाई कैसे कैसे किया जा सकता है, इसको कहाँ पर पहुँचाया जा सकता है, उसकी तैयारी कर रहा है। ये मत समझिए कि आज युद्ध कर लेगा फिर कहेंगे अच्छा 15 दिन बाद अब इस पर बैठते हैं टेबल पर। टेबल पर बैठने के सारे मौके खत्म करके तभी जाएंगे। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ट्रेड डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अमेरिका में, उसके बाद अब वहां क्या हो रहा है और हमारे ऊपर इसका क्या असर होगा। ट्रंप के टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दे दिया गया। ट्रंप पीछे नहीं हटे, उन्होंने साफ साफ कह दिया टैरिफ लगे रहेंगे और वो जैसे चाहते हैं उतने ही टैरिफ लगेंगे। जजेस को देश की चिंता नहीं है। इस बीच अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनके फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट, उनका एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हमने अपने सारे पार्टनर देशों से बात कर ली है और हर कोई वही टैरिफ व्यवस्था चाहता है जो अभी तक चल रही थी। मतलब हमने जो, जैसे हम पे 18% पे आ गई थी, तो वो उनका कहना यह है कि सारे देश वही ओरिजिनल व्यवस्था चाहते हैं, वो अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते, किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये इनका दावा है। लेकिन क्या ये बात भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है वो कही जा सकती है? क्योंकि वो किसी और चैनल पर बयान है, मैं आपको इसलिए सुना नहीं रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली उनका मत, उन्होंने यही कहा कि हमारी सारी पार्टनर कंट्रीज जो है वो जो एग्जिस्टिंग टैरिफ रिजीम चल रही है उसी पर चलना चाहते हैं। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, भारत ने तो बहुत पहले से अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि हम रीअसेसमेंट करेंगे। अमेरिका, उसको सबसे ज्यादा अगर चिढ़ है तो वो चीन से है और भारत से है। इसलिए उनको लगता है कि ये देश हैं जो अमेरिकी शक्ति से अपने आप को शक्तिशाली कर रहे हैं। लेकिन बार बार मैं एक बात कह रहा हूं और फिर से दोहरा रहा हूं कि ट्रंप इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं उनके पास। जब आपने 15% का टैरिफ लगा दिया, एक क्रॉस कंट्रीज कोई भी देश बचा नहीं, सब पे आपने लगा दिया। और जो पहले जिसको हम कहते हैं, जिसे मान लीजिए कि स्टील एल्युमिनियम है या जो दूसरी चीजें, उस पर भारत पहले से ही रेसिप्रोकल टैरिफ पर काम कर रहा था, उसमें कोई मुश्किल नहीं। अगर उदाहरण के लिए देखें तो सबसे ज्यादा मोबाइल है, भारत को कोई नुकसान नहीं, भारत अच्छी स्थिति में, इसलिए वो दबाव में क्यों आएगा। जो ऑटोमोटिव डीजल फ्यूल है वो दूसरे नंबर पर है, भारत क्यों दबाव में आएगा। डायमंड, भारत क्यों दबाव में आएगा। दूसरी जो जुड़ी हुई, एक तरह से कहें भारत के ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है, अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि वो अपने लोगों को कुछ बता पाए कि हम भारत में जीरो ड्यूटी पर कुछ भेज पा रहे हैं। असली समस्या हम अब रीअसेस करेंगे डील को। हम रीअसेस करेंगे और हम रीअसेस कर रहे हैं, इसीलिए हमने वो अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है। और दूसरे, आज का जो अमेरिका की तरफ से और भारत की तरफ जो हेडलाइंस आया है, उससे भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत के बीच में ये बात बनी है कि हम ट्रेड डील पर रीनेगोशिएशन करेंगे। चलें, ठीक। आगे पाकिस्तान की अपनी चिंताएं हैं। पाकिस्तान के और प्रधानमंत्री जो हैं, इनके वो तो गजब ही हैं, दुनिया में उनके जैसा कोई नहीं। अब वो देखिए खुद बता रहे हैं कि उनकी देश की इस वक्त क्या हालात हैं, ये आप उनको सुनेगा। उनसे पहले मैं आपको उनकी एक पत्रकार की बात सुना रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप के साथ हमने जैसे डील किया और पाकिस्तान ने जैसे डील किया, जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने नोबेल के लिए नॉमिनेट करके डील की और हमने 50% का टैरिफ झेल कर फिर तब ना झुक के तब हमने बाद में ट्रेड डील की। तो इनके एक पत्रकार ने ये बताया कि साहब हमें एक काम बड़े अच्छे से आ गया है कि ट्रंप को कैसे खुश रखना। उसको खुश रखने की सबसे बड़ी जो तरकीब है, उसे और उसके परिवार को, ट्रंप और ट्रंप की फैमिली को आप कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन देते रहिए, तो ट्रंप आपके साथ राजी रहेगा। कुछ छुपी हुई चीज नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जात को, उनकी फैमिली को फायदे दिए जाए और उनको अपने साथ रखा जाए।
कभी वो उनको करेंसीज क्रिप्टो के ऊपर कर देते हैं, कभी वो मिनरल्स को एक्सेस दे रहे हैं, कभी रेकॉर्डिंग में दे रहे हैं। अब जाकर रिजल्ट के अंदर भी उनको आ जाओ तुसी ले लो। तो मतलब है कि आई थिंक पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी है जो डोनाल्ड ट्रंप को समझ आती है, विच इज नॉट डिप्लोमेसी, विच इज दिस। तो इंडिया तो बड़ा परेशान होगा, ये कर दे कि पहले पाकिस्तानी। वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट डिप्लोमेसी, दिस इज दिस। ट्रंप के साथ ये चलता है, और अब ये हो किसी के पल्ले तो और अच्छी बात, चलो ठीक है कर लो भाई, आपके पास है, कतर के पास है, उसने एक जहाज ही दे दिया था, बोइंग 707 ही दे दिया था, कोई बात नहीं, $1 बिलियन का जहाज दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकता है। आप ये क्या करेंगे? इनका प्रधानमंत्री तो ये कह रहा है कि मुझे IMF का 7 बिलियन का बेल आउट पैकेज लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, कहां कहां एड़ियां रगड़नी पड़ी, तुम्हें क्या पता। अपने देश से कह रहे हैं, एड़ियां घिस गई मेरी उस $7 बिलियन लाने में। एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए और कहां कहां क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव। आपने मतलब, लेकिन आदमी ईमानदार है, खुल के बोल देता है, लेकिन उसके ऊपर तुर रहा ये कि हम जहाज भी खरीदेंगे। अभी इनकी एक चीफ मिनिस्टर के लिए जहाज खरीदा गया है, वो $11 अरब का, 11 अरब रुपए का, उनकी बिटिया रानी है, तो भतीजी है इनकी, 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा, उस पर बड़ा हंगामा है। अब लोग कह रहे हैं एक नहीं 2 जहाज खरीदे गए हैं, एक मरियम नवाज के लिए और एक आसिम मुनीर के लिए, वैसे ही गल्फ स्ट्रीम 2 जहाज खरीदे गए हैं। वो जहाज खरीद के अब जहाज से रात को ढक्कन, गटर के ढक्कन देखेगी, चेक करेंगी। ओके, ये चल रहा है वहां पे। तो ये जब कंट्रोवर्सी हुई तो इसके बचाव में फिर प्राइम मिनिस्टर के, मतलब जो इनके चाचा जी हैं, चाचा जी के ये खड़े दिख रहे हैं आपको, ये मरियम नवाज, चाचा जी के पॉलिटिकल एडवाइजर आए राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा क्या बड़ी बात है, इतनी हाई तौबा मचा दी, एक जहाज खरीद लिया। पंजाब कितना अमीर सूबा है आपको पता है? पंजाब के पास कितने पैसे हैं आपको पता है? क्या प्रॉब्लम है अगर एक चीफ मिनिस्टर अपने लिए जहाज खरीद लेती है? सुनिए आप। जहाज जो है वो सूबा पंजाब की मलकियत, सूबा पंजाब का एसेट होगा। वो कोई मरियम नवाज साहबा ने को अपनी ज़ात के लिए जो है वो खरीद लिया है या अपनी ज़ात का कोई एसेट बना लिया है। और रही बात कि जो है वो पुराना जहाज, मेरा ख्याल है वो कोई 25 साल से जो है वो ज़ेरे इस्तेमाल था, और अब अगर उसको चेंज किया गया है, और अब ये कहना कि जी वो बहुत महंगा है, भाई अब जब डॉलर की कीमत ज़्यादा हो गई है तो अब वो ठीक है, लेकिन पंजाब एक बड़ा सूबा है, वो पंजाब गवर्नमेंट के काम आनी है, वो पंजाब का एसेट है, वो कोई मरियम नवाज साहबा का गुज़ारी एसेट नहीं है। गजब लॉजिक दे दिया इन्होंने, डॉलर महंगा हुआ है इसलिए जहाज महंगा हुआ है, कोई बात थोड़ी है। अपने जो सलाहकार जी बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले जी, तो ये तो एकदम वही बोल रहे हैं कि जो भी आएगा पंजाब के ही हैं ये, सब तो, पंजाबी होते हैं। तो ये भी कह रहे हैं ना कि जो भी आएगा वो करे, कोई मरियम नवाज घर थोड़ी ना ले जानी। तो अपने ही तो ऐसे अरविंद जी कहा करते थे कि भाई शीश महल को मैंने अपने लिए थोड़ी ना बनवाया, जो आएगा वही रहेगा। हालांकि रेखा जी रही नहीं, लेकिन मैं बताऊं कि जिस कार्यालय में रेखा जी हैं, जो अरविंद जी बना के गए थे, वो बहुत शानदार है। सीएम आवास, हाँ अद्भुत। अरविंद जी वो भी गजब बना के देखे हैं आप? हाँ मैं देख के आया हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो, मुझे तो देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों का ऐसा कार्यालय नहीं दिखा भाई दिल्ली। तो वही कह रहे हैं। चलिए ये खैर, ये तो शाह खर्ची कहीं हम भी नहीं हम कर सकते, ना करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने बयान में कहा कि साहब पंजाब जो है बड़ा रिच सूबा है। सर सुनिए, पंजाब बड़ा रिच सूबा है, मतलब पाकिस्तान का तो सबसे अमीर सूबा है, ये बात सही है। पूरे पाकिस्तान की क्या हालत है प्रोफेसर साहब मुझे बता रहे थे, 25 करोड़ की आबादी में, 24 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, 29% उनका नया असेसमेंट है कि BPL है। लेकिन अगर इसके अंदर आप और दूसरे पैरामीटर्स से जैसे गरीबी निकाली जाती है, तो उसको अगर आप जोड़ लेंगे तो वो 11 करोड़ के करीब लोग बनते हैं जो कि बेरोजगार, इस बार माफ कीजिएगा, गरीब माने जाते हैं। 24 करोड़ में 11 करोड़, 21 साल की बेरोजगारी है, 19 साल से की अधिकतम लेवल पर जो है वो गरीबी चल रही है। ये वहां के सीरियस जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमी को समझने वाले, वो लोग बता रहे हैं। मासिक इनकम जो गरीबी रेखा का है वो 8,400 कुछ रुपए, हमारे नहीं उनके हाँ, जहां पर कि प्याज जो है वो 300 रुपए किलो मिलती है और टमाटर 300 किलोमीटर मिलती है, चीनी जो है वो 250-300 रुपए। खुद ही अपने टीवी पे बैठ के बता रहे हैं सर। एक ऑफिशियल पॉवर्टी का नंबर रिलीज किया जिसके मुताबिक
पावर्टी जो है, गुर्बत है, पाकिस्तान में 11 साल तारीख की सबसे हाईएस्ट है। ये 29% के ऊपर गुर्बत की शरह पहुंच गई है। पिछले 7 साल में इसमें 1/3 इजाफा हुआ है। ना सिर्फ ये अदम मसावात, जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी का जो नंबर है वो 27 साल तारीख का हाईएस्ट नंबर है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। लेबर फोर्स का पहले जिक्र हम कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी पाकिस्तान की 21 साल तारीख का हाईएस्ट है। इस वक्त पाकिस्तान में 7 करोड़ अफराद जो है वो गुर्बत की जो एक लकीर है, वो लकीर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कितनी रेलेवेंट है, और अगर उसको आप थोड़ा सा डेफिनेशन क्या है, जो डेफिनेशन उसकी क्या है, उसको अगर आप सामने रखें। अभी हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमारी LSM बढ़ रही है, बट ये अभी भी वो जो प्री कोविड लेवल था उसके नीचे ही इसका इंडेक्स है। 7 साल के अरसा में इसमें 41% पंजाब के अंदर इजाफा हुआ है गुर्बत में, और ये सबसे हाईएस्ट पेस है गुर्बत में इजाफे का किसी भी सूबे के अंदर। ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ नंबर सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान के अंदर है, बट जो इजाफा हुआ है उसका जो पेस है इजाफे का वो पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा है। ये सुना आपने? मैं यही सुनवाना चाह रहा था। असली चीज सबसे तेजी से गरीबी बढ़ रही है तो पंजाब में बढ़ रही है। 41% बोल रहा है, आपने सुना? 41%। 41 4 साल का डेटा दे रहा था। पंजाब सूबे में 4 साल में 41% गरीबी पंजाब सूबे में बढ़ गई, जहां की महारानी ने अपने लिए 11 अरब का जहाज खरीदा है। नहीं, वो आप देखिए ना, गरीबी रेखा का जो पैमाना है वो भी कितना है सर। डॉलर पाकिस्तान के रुपए के अगेंस्ट कितना है? आप बोलते रहिए। पर डे जो है वो $3 के आसपास, पर डे $3 के आसपास का उनका इनकम आता है। और मासिक इनकम जो है वो 8,000, मैंने बोला ना, करीब करीब रफली 8,453 रुपए 54 रुपए जो हमने पढ़ा था 2-3 दिन पहले, वो 278 पाकिस्तानी रुपये $1। 278 278 बोलिए। तो आप ऐसी स्थिति में सोचिए कि यहाँ के एक जिसे कहते हैं न्यूनतम से न्यूनतम, किसे हम कहते हैं ना, उसकी भी कमाई इससे कम से कम 4 गुना ज्यादा है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दिन में जो लेबर क्लास भी हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसका कहीं भी मिनिमम वेजेज यदि आप देखेंगे सरकार के स्तर पर तो 22,000 या 23,000 रुपए पर माह है। बट क्या मतलब, क्या मेंटालिटी क्या है? मतलब एक आदमी नहीं है इनके यहाँ पर, इसलिए इमरान खान लोगों को इतना अच्छा लगता है कि चलो कम से कम ये अपने लिए अपने घर में तो कुछ नहीं जमा कर रहा था। यही पाकिस्तान जब भारत को देखते होंगे, अपने पड़ोसी मुल्क को, कि भारत कहाँ पहुंच गया है, मतलब कहाँ 14 नंबर से आज 4थे नंबर की इकोनॉमी बन गया, और 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निकाला है। और दुनिया में जिस तरीके से भारत आज हो रहा है, जो AI की समिट हुई है, G20 के बाद हुआ, लगातार भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो कल्पना करते होंगे कि पाकिस्तान तो गर्त में जा रहा है और भारत दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। तो वो भी सोचते होंगे काश हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिलता है देश में, तो हम भी आज कह सकते थे कि भाई हमारे देश में इतनी गरीबी से लोग बाहर निकले, इतना एम्प्लॉयमेंट आया, इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, इतनी नई कंपनियां आई है, इतने अरबपति बने, इतने करोड़पति बने। यहाँ तो दिन दुगनी रात चौगुनी कह रहे हैं कि इतने गरीब बनते जा रहे हैं। वो तो है, लेकिन मैं एक और आपकी बात सुन के मुझे दिमाग में आया, आप हमारे इंडिया के मतलब आजादी के बाद के अगर कुछ हीरोज आप निकाल के देखें, मैं उसमें फिर गांधी फैमिली की बात नहीं करता, नेहरू गांधी फैमिली उसको अलग कर दीजिए, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, उस जमाने के, हमने इनको आइकॉन माना। इनमें से कोई धन्या सेठ नहीं था। हमने किसी पैसे वाले आदमी को आज तक पेडेस्टल पे नहीं बैठाया। बिल्कुल। एक बात कह दें, ये फर्क है कि नहीं हम में? सौरभ जी, भारत के अंदर जिसने त्याग किया है वह आइकन बना है। यस, बिल्कुल। जिसने संपत्ति रखी है वो कभी भी आइकन और पूजा का व्यक्ति नहीं होगा। जिस भारतीय जनता पार्टी की आज इतनी बड़ी सरकार है, सब कुछ है, दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका जीवन आप देख लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े परिवार से आते थे, लेकिन वो कैसे रहते थे, उन्होंने अपने, वो तो बहुत बड़े परिवार से आते थे, वो तो सर आशुतोष मुखर्जी के बेटे थे, कर दिया। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग जिसने त्याग किया, जिसने उस तरह से, वही आगे गया और नेता के तौर पर वही प्रभावी साबित। हमने माना ही उसको, हमने माना उसको। हमारे वही लोग रहे, रोल मॉडल वही रहे। इनके यहाँ आजादी से आज तक एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा त्याग करने वाला। नहीं, 1,000 करोड़ कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन इंडिया में 1,000 करोड़ देने वाले लोग बाद वाले मुख्यमंत्री भी है। वो आज आ गए। चलें, आज समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया। को दे रहे हैं तो उनको तो पहले ही सौरभ जी ने बाहर कर दिया। ओके त्रिपाठी जी, कल मिलते हैं। विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। कल 1 बजे मिलेंगे कहानी को सीखेंगे।